वेलकम अभिषेक। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ एक यंग डैशिंग मेजर अभिषेक सिंह हैं। अदम्य साहस, उत्कृष्ट रणनीति का परिचय देते हुए आपने भारी हथियारों से लैस एक कट्टर आतंकी को मार गिराया एवं दूसरे आतंकी को घायल कर दिया। मेजर अभिषेक सिंह। सर लकीली मुझे बहुत जल्दी मौका मिल गया सर, विद इन 1 मंथ। ओह वाह। एक लोकल गवर्नमेंट पार्टी थी सर, उनके एक लीडर रहते थे और जिनको वहाँ पर लोकल कुछ टेररिस्ट ने उनके घर पे घुसकर उनके घर पे फायर किया सर। वो लीडर घर पे नहीं था बट उनके जो सिक्योरिटी पीएसओ थे उसको मार दिया और वहाँ से पुलिस का एक हथियार लेकर फरार हो गए सर। हमने वहाँ पर लोकेशन देखी, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को देखा। हम फाइनली एक जगह पर पहुँचे जहाँ पर वो हमें जो 3 लड़के छुपे हुए थे वहाँ से फंस गए हमारे कॉर्डन में सर। घर के अंदर जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़े, ये पहला ऑपरेशन था सर, वन ऑफ अ काइंड। मेरे इनफैक्ट सारे ऑपरेशन जो मैंने सर देखे हैं उनमें से पहला ऑपरेशन ही ऐसा था जिसमें पहली बार मिलिटेंट्स घर के अंदर नहीं थे, इमीडिएटली उन्होंने घर छोड़ दिया था सर। और 3 मिलिटेंट तीनों अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट हो गए थे सर। तो एक पॉइंट इन टाइम आता था सर जहाँ पर मैं भी बोल रहा हूँ कि सर मेरे फायर पे फायर आ रहा है, एक दूसरा कंपनी कमांडर भी बोल रहा है कि सर मेरे पे फायर आ रहा है। उसकी वो बोला यार कहाँ कहाँ फायर आ रहा है, ये उसका ये बोलना सर। और देन ही स्टूड फॉर अ सेकेंड्स। तो मैंने क्या हुआ, बोला साहब आपको आँख के पास से ब्लड आ रहा है। मैं कौन, बोला साहब लेफ्ट आई के पास। तो मैंने सर उस समय आई जस्ट पुट माई हैंड एंड माई एंटायर हैंड वॉज सॉगिंग इन ब्लड सर। देन जब वहाँ टेस्ट वगैरह हुए सर, देन इट वॉज डिटेक्टेड कि सर देवर 2 स्प्लिंटर्स, दे वर स्टिल एम्बेडेड इन माई लेफ्ट आई सर। अभी भी हैं वो स्प्लिंटर हैं सर, दे आर स्टिल देयर इन माई आई सर। एक ऑपरेशन हुआ था हमारा अक्टूबर के महीने में सर, ब्रॉड डे लाइट में सर, श्रीनगर सिटी के अंदर। उसने फिरन उठा के और ही किल्ड 2 पुलिसमैन इन दी ब्रॉड डे लाइट सर। इस घर के सारे लाइट्स ऑफ थे सर जिसमें हम टारगेट हाउस थे, तो हम उसको देख पा रहे थे सर खिड़की पे, मूवमेंट थोड़ा सा उसका वो नहीं देख पा रहा था मुझे, लेकिन हम उसको देख पा रहे थे। तो मैंने इमीडिएटली कंफर्म किया रेडियो सेट पे कि सर उमर है। मैंने अगेन सर सामने की विंडो थी उस पर अपने बडी पेयर को 2 को रखा, एक शील्ड रखी सामने सर, एंड आई टोल्ड देम कि मैं थोड़ी देर जो दूसरा विंडो है उसमें नीचे से बैठ के मैं इधर ऑब्जर्व करता हूँ। एंड उसमें सर थोड़ी सी किस्मत ख़राब थी मेरी सर। जैसे ही मैं बैठा सर और मैंने पीछे की टेक लगाई हल्की सी सर, पीछे वॉल थी और उस घर की सारी लाइट्स अचानक से, हमारे रूम की सारी लाइट्स ऑन हो गई सर। एंड इस सेकेंड में सर ही वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ अस और ही स्टार्टेड फायरिंग ऑन आवर फायर बेस बुरी तरीके से। जय हिंद एंड वेलकम बैक टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। आज के पॉडकास्ट पर हम एक ऐसे वॉरियर का स्वागत कर रहे हैं जो सिर्फ एक फौजी नहीं, एक मिसाल है। आज हमारे साथ हैं मेजर अभिषेक सिंह शौर्य चक्रा, एक मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ऑफिसर और हमारे पॉडकास्ट पर आने वाले पहले मैक ऑफिसर। हमें इस बात का भी गर्व है कि वो 1st सिख रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं, वही लेजेंडरी यूनिट जिसने 1947 में श्रीनगर को पाकिस्तान से बचाया और जिसके बाद से ही इंडियन इन्फेंट्री का असली सफ़र शुरू हुआ और इन्फेंट्री डे मनाया जाने लगा। मैकेनाइज्ड बैकग्राउंड से आने वाले मेजर अभिषेक ने 50 RR बटालियन ज्वाइन करने के बाद अपनी लीडरशिप, अपनी क्लियरिटी और अपने कंपोजर से वक्त वक्त पर वो सब साबित किया जो एक असली योद्धा की पहचान होती है। इनकी कहानी सिर्फ मेडल की नहीं, कैरेक्टर की है। इन्होंने 4 सक्सेसफुल ऑपरेशन में हिस्सा लिया जिसमें 9 टेररिस्ट को एलिमिनेट किया गया। और फिर आता है वो ऑपरेशन जिसके बारे में हर फौजी को जानना चाहिए, ऑपरेशन जो बडगांव डिस्ट्रिक्ट 6 से 7 जनवरी 2022। इनिशियल कॉर्डन, सस्पिशियस मूवमेंट और फिर अचानक से हैवी फायर। मेजर अभिषेक के अलर्टनेस ने 3 टेररिस्ट का एस्केप बिड वहीं की वहीं तोड़ दिया। एक टेररिस्ट मारा गया, बाकी 2 एक पतली गली में छुप गए। और यहाँ कोई नेगोशिएशन नहीं होता, यहाँ सिर्फ हिम्मत और हौसला काम आता है। मेजर अभिषेक ने खुद वॉलंटियर किया कि गली को वो फिजिकली क्लियर करेंगे। क्लोज क्वार्टर बैटल में एक टेररिस्ट को उन्होंने फायर से इंजर किया
उसी दौरान तीसरा टेररिस्ट एक ग्रेनेड फेंकता है और ग्रेनेड के स्प्लिंटर्स इनके लेफ्ट आई के पास लगते हैं। खून बह रहा था, दर्द ज़्यादा था, लेकिन हिम्मत उससे भी कहीं ज़्यादा। वो सोचते नहीं, वो रिएक्ट करते हैं अपने बड़ी को बचाने के लिए और अपने यूनिट के नाम, नमक और निशान के लिए। ब्लीडिंग हैविली, मेजर अभिषेक ने तीसरे हैविली आर्म्ड A+ कैटेगरी फॉरेन टेररिस्ट को लोकेट किया और साइट किया और 2 एम्ड शॉट से एलिमिनेट कर दिया। ये होता है वॉरियर माइंडसेट, ये होता है इंडियन आर्मी का योद्धा, चाहे आप मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के हों या आरआर के। और इस बेमिसाल ब्रेवरी के लिए भारत के राष्ट्रपति ने मेजर अभिषेक सिंह को शौर्य चक्र से सम्मानित किया। सो लेट्स कम एंड जॉइन मेजर अभिषेक सिंह शौर्य चक्र। वेलकम अभिषेक। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे साथ एक यंग डैशिंग मेजर अभिषेक सिंह हैं। थैंक यू सर। वो इज फ्रॉम अ वेरी फेमस यूनिट 1 सिख, राइट? Yes, फर्स्ट sir. सिख के Yes, हैं और जो अभी 4 मैक हैं, जिसके बारे में हम आराम से डिटेल में बातें करेंगे। आप एक शौर्य चक्र अवार्डी हैं और आपने ऑलरेडी इतने कम सर्विस में ऊन मेडल हासिल कर रखा है। दैट इज़ यू हैव बीन वुंडेड इन बैटल। यस सर। काफ़ी कॉम्बैट देखा होगा। यस सर, काफ़ी मौका मिला सर काफ़ी टाइम के बाद, एंड आई वाज रियली फॉर्चुनेट कि सर कम सर्विस में उतने जिसके लिए हमेशा से सोचा था आर्मी ज्वाइन करके, वो एक्चुअली देखने का मौका मिला, एंड काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में देखने का भी मौका मिला सर। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी सर। So that's very nice. That's very nice. So आप 4 मैक के अलावा आप 50 राष्ट्रीय राइफल, राइट? यस सर। या 50 राष्ट्रीय राइफल यूनिट मैंने आप सर्विस किया, जहाँ पे आपको शौर्य चक्र मिला। यस सर। सो हम 4 मैक के बारे में थोड़े बाद में बात करेंगे। पहले सीधा टू द पॉइंट राष्ट्रीय राइफल की बात करते हैं। सर, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? आपका क्या इमेज था आरआर के लिए? कभी लगा कि कहाँ जा रहा हूँ, मैं फंस गया हूँ? या बिकॉज इन्फेंट्री ऑफिसर जब जाते हैं तो वो जनरली यूनिट चेंज होती है कि मैं अपनी इन्फेंट्री रेजिमेंट या यूनिट से आरआर चला गया तो मेरे वाले ही ट्रुप्स हैं, 50% सेम रेजिमेंट के ट्रुप्स होते हैं। बट मैक वालों के लिए थोड़ा सा चेंज है, मतलब मैं कहूँगा थोड़ा सा नहीं है ना? काफ़ी चेंज है सर। एंड 2021 में सर मुझे मौका मिला सर राष्ट्रीय राइफल्स में जाने का सर। एंड मैं ऑलरेडी फील्ड में था, हमारी यूनिट एक्सरसाइज कर रही थी राजस्थान में सर। एंड उस समय फील्ड में मुझे पता चला कि मेरी पोस्टिंग आ गई है सर, एंड मुझे 50 राष्ट्रीय राइफल्स में जाने का मौका मिल रहा है सर। तब तक मुझे सर ऑनेस्टली राष्ट्रीय राइफल्स में लोगों से जो सुना था उसमें कैसे ऑपरेशंस होते हैं, कैसे आपको एक्सपोजर मिलता है, कैसे आपको रियल कॉम्बैट फेस करने का मौका मिलता है सर। बट बीइंग एन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ऑफिसर सर, हम जनरली प्लेन्स में या डेजर्ट्स में डिप्लॉयड रहते हैं सर, तो वो कभी ऐसा मौका मिला नहीं था फेस करने का। तो बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए, खुद के लिए, कि मुझे फाइनली एक एक्टिव यूनिट, एक्टिव कॉम्बैट और एक एक्चुअल ऑपरेशंस देखने का मौका मिलेगा एज पार्ट ऑफ 50 RR सर। सो आई वाज वेरी एक्साइटेड सर, दैट वाज द फर्स्ट इम्प्रेशन। सो मैं ये सोच रहा था कि जैसे जल्दी एक्सरसाइज ख़त्म हो और मैं यहाँ से निकलूँ और वहाँ पर रिपोर्ट करूँ। एंड इससे अच्छी और खुशी की बात और थी मेरे लिए सर कि 50 RR की लोकेशन जब मैंने पता कि मुझे आइडिया नहीं था सर कि कहाँ पर 50 RR लोकेटेड है। एंड फर्स्ट थिंग, जिस ऑफिसर को मैं रिलीव करने वाला था उनसे जब मैंने बात की और पता किया तो उन्होंने बताया कि इट इज़ इन द हार्ट ऑफ पुलवामा। वो मेरे लिए और एक्साइटिंग था सर, बिकॉज मैक्सिमम जगह वैलीज़ मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ऑफिसर्स या आर्मर्ड ऑफिसर्स हम एज एन जो आरआर का हिस्सा होते हुए या इन सब जगहों पर ही होते हुए ही हमें वैली का एक्सपोजर मिलता है सर। सो मेरा फर्स्ट टाइम था एंड आई वाज इवन मोर एक्साइटेड कि जब मुझे पता चला कि 50 RR पुलवामा में है एंड काफ़ी एक्टिव लोकेशन है, साउथ कश्मीर का हिस्सा थी सर। सो अच्छी लोकेशन में था, तो मेरे लिए सर बहुत बड़ा एक प्राइड मोमेंट था कि दैट आई विल बी गोइंग टू बी पार्ट ऑफ 50 RR सर। फिर फिजिकली सर मैंने वहाँ जब रिपोर्ट किया, मैं डेजर्ट्स में बैठा था सर, एंड जब जनवरी सेकेंड वीक में मैं पहुँचा एंड आई लैंडेड एट श्रीनगर एयरपोर्ट, इट वाज ऑल कवर्ड विद स्नो सर। मेरे लिए कल्चरल शॉक था सर, राजस्थान के डेजर्ट से उठ के सर। एंड विद इन एक हफ्ते के
स्पैन में सर मैं लैंड हुआ श्रीनगर एयरपोर्ट पे, और वो चारों तरफ स्नो कवर्ड था सर। कोविड का श्रीनगर पीरियड था सर। एयरपोर्ट से लैंड करके आपने जब जर्नी किया है आपकी यूनिट लोकेशन तक, यस सर। उसको डिस्क्राइब कीजिए। सर सबसे शॉकिंग, एक बहुत ही फनी और शॉकिंग इंसिडेंट सर, जो मुझे मेरी यूनिट सर, बिकॉज इट वाज वेल कनेक्टेड श्रीनगर से सर। सो यूनिट से CST आई थी सर मुझे लेने के लिए, एक सिविल हाई ट्रांसपोर्ट। यस सर, सिविल हाई ट्रांसपोर्ट की एक सिविल कार आई थी मुझे लेने के लिए, और जिसमें हमारी यूनिट का एक बंदा, एंड कोविड का पीक टाइम था सर, एज वी आर अवेयर 2021 का सर। सो मैं उस कल्चर से आ रहा था, एंड आई वाज मास्क्ड, पूरा मास्क वास्क लगा रखा था मैंने, पूरा उतरा, एंड पहली चीज़ उसने मुझे बोली कि साहब वेलकम, मास्क उतार दो। तो मैं कंफ्यूज हो गया कि मास्क उतार दो, कोविड खत्म हो गया क्या मेरे टेक ऑफ होने के बाद? उसने बोला कि साहब मास्क लगा के यहाँ पर सिर्फ फौजी मास्क लगाते हैं, तो लोग आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि आप फौज में हो, तो यहाँ पर जनरली मास्क नहीं लगाते हैं हम। तो मैंने पहला इंप्रेशन मेरा कि चलो मास्क लगा दे, उतार दिया। फिर सर श्रीनगर एयरपोर्ट से होते हुए सीधा नौगाम और पूरा नेशनल हाईवे 1 से होते हुए वो स्पॉट मैंने क्रॉस किया जहाँ पर पुलवामा बस अटैक हुआ था ऑन CRPF सर। जो मैं निकल रहा था तो मुझे मेरे NCO ने बताया कि साहब ये वही स्पॉट है जहाँ पर ये बस ब्लास्ट हुआ था। सो जहाँ पर सर RR की जो साउथ कश्मीर या वैली के जो लोग इंडक्ट होते हैं सर, उनका प्री इंडक्शन ट्रेनिंग होता है जिस जगह पर CBS कोर बैटल स्कूल खरू में सर, उससे बहुत ही पास में हमारा बटालियन हेडक्वार्टर लोकेटेड था सर। सो फाइनली मैं पहुंचा वहाँ पर, एंड 25 जनवरी थी सर। सो एक और बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट सर, एंड जैसे हमको जानते हैं सर कि आर्मी में 25 जनवरी को और 14 अगस्त को अवार्ड्स अनाउंस्ड होते हैं सर, ऑल गैलेंट्री अवार्ड्स आर अनाउंस्ड एक दिन पहले सर। मैं 25 जनवरी को रिपोर्ट किया मैंने, जैसे ही मैं पहुंचा और उसी दिन अवार्ड्स अनाउंस हुए थे यूनिट में। तो यूनिट में जश्न का माहौल था सर, बहुत कुछ ऑफिसर्स को, कुछ जवानों को, कुछ JCOs को अलग अलग गैलेंट्री अवार्ड्स मिले थे। तो मेरा पहला इंप्रेशन, मैं यूनिट के अंदर घुस रहा हूँ और वहाँ पर जश्न चल रहा है कि अलग अलग ऑपरेशंस में लोगों को आज अवार्ड्स अनाउंस हुए हैं, और CO ने स्पेशल सैनिक सम्मेलन में सभी को बधाई दी और शाबाशी दी है सर। सो मेरे लिए टोटली डिफरेंट कल्चर था, बहुत ही वेलकमिंग ऑफिसर्स, जवान। कुमाऊँ की रेजिमेंट थी सर, कुमाऊँ रेजिमेंट में मुझे पहली बार मौका उनके जवानों के साथ पहली बार सर्व करने का मौका मिल रहा था। तो वो भी एक बहुत अलग एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करने का पूरे टेन्योर के टाइम में सर। बट फर्स्ट इम्प्रेशन वाज बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही हीलिंग एंड बहुत ही एक्सेप्टिंग माहौल था सर। मुझे ये भी एक वो होता है सर, जब आप एज ए मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री ऑफिसर जाते हो तो आपको लगता है कि इन्फेंट्री का एनवायरनमेंट है पूरा, सारे ऑफिसर्स जवान सभी इन्फेंट्री के हैं, तो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी कितनी होगी, आपको कैसे लोग देखेंगे। बट मैं बहुत सरप्राइज था सर कि सारे जवान, ऑफिसर, JCO, आपको रियलाइज़ होता है कि सब सेम है। आप यूनिट से पहली बार बाहर निकलते हो तो आपको लगता है कि ये है, बट आप बाहर जाते हो तो आपको लगता है कि सारी सेना सेम है, सभी लोग सेम हैं, उतने ही अच्छे लोग हैं बाहर दूसरी यूनिट्स में भी, ऑफिसर्स भी, जवान भी, JCOs भी, जितना हमें लगता है कि हमारी यूनिट में है। एक्सेप्टेंस और बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था सर मेरा पहला दिन का। आपसे ये तो आपने बता दिया, एक मैं कहूँगा सोशल चेंज, ये सर, ठीक है, कि बट मैकेनाइज में जब आप थे राजस्थान पंजाब में, क्या होता है कि CI ऑपरेशंस नहीं है, कॉम्बैट ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं होती है फौज। ये सर। और RR पूरी कॉम्बैट उसके लिए बनी हुई है, इसीलिए JNK में है काफ़ी सालों से और लगे हुए हैं वो लोग सर। तो वो जो चेंज आया आपका, आपने देखा होगा कि यार मैं वहाँ उठता था तो BMP के पास जाता था, यहाँ तो अलग ही चीज़ें चल रही हैं। ये सर। तो वो बताइए आप कि वो किस तरह से रहा, एंड आपकी अंदर की फीलिंग, या किसी JCO जवान ने आपको चेक कर दिया आके कि साहब ये क्या कर रहे हो? सर बिल्कुल, जैसे आपने बताया कि सर जैसे कल्चरल चेंज तो था ही सर बहुत। और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में हम जब भी ट्रेनिंग करते हैं वेपन के साथ, जो हमारे ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ होते हैं या रूटीन फायरिंग होती है, उसी में हमें वेपन को यूज़ करने का, उसको इस्तेमाल करने का मौका मिलता है सर। सो RR में जाने के बाद एक तो सर शिफ्ट होना इंसास राइफल से अचानक से AK-47 में, वो एक बहुत अलग, आपके पास जब पहली बार आपको AK-47 दी जाती है सर, तो सबसे पहले मेरे पास जब मेरा बडी लेके आया, मुझे आज भी याद है सर, AK अपना जब मैं हैंड ओवर करके आया हूँ, बट नंबर 3-4, एंड उसने आके BPJ पहनाई, और मैंने पहले कभी BPJ पहनी नहीं थी सर। बोला कि साहब आप बुलेट प्रूफ जैकेट, उसने जब मुझे पहली बार पहनाई पूरा 4 पीस, और मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं फर्स्ट इंप्रेशन तो मेरा ये था कि मैं इसको पहन के सीधा खड़ा नहीं हो सकता, मैं इसको जाके ऑपरेशन में कैसे जाऊंगा और कैसे इसको मैं सस्टेन करूंगा।
और मेरा जवान था बडी सर, मेरा सिपाही शुभम, मैंने उसको बोला कि ये तो बहुत भारी है। बोला कि साहब यही आपकी जान बचाएगी और ये भार आपकी बॉडी उठाना सीख जाएगी बहुत जल्दी, और जितना जल्दी सीख जाएगी उतना जल्दी आपके लिए अच्छा रहेगा। और फिर वो सर पटका लगा के एंड पहले दिन जाके सीनियर जीएसओ साहब को ब्रीफ करते हैं कि साहब अभी आप पीस लोकेशन से आए हो, सबसे पहले आपको यहाँ पर ये समझना है कि आप अफसर हो, बाद में जिस भी इंसान ने, जिस भी जवान जेसीओ अफसर ने आपसे 2 दिन भी एक्स्ट्रा आरआर में बिताए हैं, वो आपसे ज़्यादा जानता है। सबसे पहले आपने ये समझना है। तो आपने अपने आप को शुरू में ही आते ही कि मैं अफसर हूँ, अपने आप को एम्फसाइज नहीं करना है। आपने उनकी बातें सुननी है, समझनी है, क्योंकि उन्होंने आपसे ज़्यादा एक्शन देखा है, आपसे ज़्यादा ऑपरेशंस देखे हैं, आपसे ज़्यादा सिचुएशंस देखी हैं। तो उनकी बातों को आपने सुनने समझने की कोशिश करनी है और उनको फॉलो भी करना है, ताकि हमारा सारे ऑपरेशन जो हम करते हैं, रूटीन एक्टिविटीज़ वो करते हैं, उसमें हम उसको अच्छी तरीके से कर सकें और आप जिस काम के लिए आए हैं उसको बखूबी आप पूरा कर सकें। सो एक वो बहुत बड़ा अगेन कल्चरल चेंज था। उसके बाद सर हमें पीआईटी के लिए भेजा गया, प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए। 28 दिन हमने पीआईटी कंप्लीट की और फाइनली मैं अपने सीओबी में, कंपनी ऑपरेटिंग बेस में, मुझे वहाँ से भेजा गया सर मेस के बाद। और वहाँ पर मुझे पहला इंप्रेशन सर, मैं पीआईटी कंप्लीट करके मेस में पहुँचा, सीओ ने मुझे वेलकम किया और जनवरी एंड का, फरवरी का 2nd वीक था सर, और बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी सर। और मेरा कंपनी कमांडर, उन्होंने गाड़ी आ रखी थी, क्यूआरटी की व्हीकल आ रखी थी, मुझे लगा कि बिठाएंगे कि हाँ मेरा कंपनी 2IC आ गया, बिठाओ। साहब ने बोला कि साहब को पीछे खड़ा कर दो, और मुझे क्यूआरटी की जगह पीछे खड़ा कर दिया गया सर। और मेरा 30 किलोमीटर का पूरा जो सफ़र था वो मेरा पूरा बर्फ़ में, ठंड में पूरा मैं पहुंचा जैसे ही करके अपने सीओबी में। तब तक तो मेरी आधी बॉडी सुन्न हो गई थी सर। और दिन मेरा पहला एक्सपीरियंस था, पहला दिन पहली सीओबी में जाने के लिए मेरी आधी बॉडी तो वैसे ही हो गई थी कि मैं डेजर्ट से आया था और मैं बिल्कुल ठंडा पड़ गया था सर। और जैसे मैं सीओबी में उतरा, अपनी कंपनी कमांडर उतर के आया और बोला ठीक है तू। मैंने सर, मैं आधे से ज़्यादा ऊपर का अपना शरीर का बॉडी पार्ट फील नहीं कर पा रहा हूँ तो फील में इतना ही फील हो रहा है सर। तो बोला कि अभी तुम्हें रियलाइज़ होगा इसमें कि जो जवान पीछे क्यूआरटी में तुम आज खड़े हुए हो, वो जवान हमारी क्यूआरटी में हमेशा खड़े रहते हैं। 2 जवान हमेशा वो खड़े रहेंगे जब भी हमारी क्यूआरटी मूव करती है। तो ये हम आपको रियलाइज़ होता है और आपको एक्चुअल पता चलता है कि वो कितनी हार्डशिप्स वो झेलते हैं और डे टू डे ऑपरेशंस में कैसे उनकी बैटल हार्डनिंग होती है। और जब लाइव ऑपरेशंस का मौका मिलता है इन्हीं डिफ़िकल्ट कंडीशंस में सर, बिकॉज कश्मीर का हमें पता है कि सर बहुत वेरी टेरेन है सर, बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशंस हैं, सब ज़ीरो टेम्परेचर्स होते हैं। तो उन कंडीशंस में ये हार्डशिप्स, ये जो आपकी बनती है, डेवलप होती है, ये आपको ऑपरेशन के दौरान हेल्प करती है। बिल्कुल। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू माई कंपनी कमांडर कि उन्होंने मुझे फर्स्ट लेसन जो मेरा वहाँ पर था कि खड़े करके उन्होंने मुझे और ये लेसन दिया कि एटलीस्ट अभी आपको पता रहेगा कि आप जवान को जब खड़े करने के लिए पीछे बोलोगे बर्फ़ में, तो आपको भी पता होगा कि कितनी मुश्किल से पीछे जवान खड़ा होता है। इनफैक्ट जो लेसन्स ऐसे बताए जाते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। हमको पता है कि सर मुश्किल वाले लेसन हमेशा याद रहते हैं सर। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। उसके बाद का हमारा जो कंटिन्यू होता रहा सर आगे का सीओबी में जाने के बाद सर। एंड फर्स्ट डे से ही सर तो मैंने जैसे बताया कि सर वहाँ पर चेंज माहौल था और कंपनी कमांडर जब आपको सिखाने के उसमें होते हैं सर, क्योंकि यहाँ पर पीस से वहाँ का माहौल अलग है, तो वो ग्रिड अलग होती है। और वहाँ पर मेरे पास साहब आया, राम राम साहब, आपका सीओबी में स्वागत है। और मुझे इतना लंबा एक पर्चा जो ऑलरेडी मेरा प्रोग्राम बना हुआ था जिसके अंदर कोई रिलीफ नहीं था, दे दिया गया कि साहब हमारे पास इतने सारे गांव हैं, हमारा कंपनी ऑपरेटिंग बेस, हमारी बटालियन का सबसे बड़ा कंपनी ऑपरेटिंग बेस है, हमारे पास इतने नंबर ऑफ गांव हैं और आपके पास सिर्फ 4 दिन हैं गांव को पूरा देखने का, समझने का, और उसके बाद कंपनी कमांडर साहब से आपसे कभी भी कोई सवाल पूछ सकते हैं और आपको पता होना चाहिए। सो मैंने कहा ठीक है साहब, मैं इसको स्टार्ट करूंगा। और उसी समय इमीडिएटली आधे घंटे के बाद मुझे कंपनी कमांडर आया और उन्होंने मुझे ब्रीफ किया कि भाई यू हैव टू स्टार्ट। और वहाँ से हमारा स्टार्ट हो गया स्टार्टिंग प्रोसीजर। एक्चुअली वहाँ ना गलती की गुंजाइश नहीं है, बिकॉज लोगों की जान आपके ऊपर, बिल्कुल आपके डिसीजंस के ऊपर है। यस सर। पीस में क्या है कि ट्रेनिंग के टाइम पे हम वो रिस्क ले सकते हैं। यस सर ना, बट कॉम्बैट में कोई गलती नहीं हो सकती है। एंड एज एन ऑफिसर की अगर आप कंपनी कमांडर और कंपनी 2IC कर रहे हो तो बिल्कुल भी सर जो सीखने का समय होता है आरआर में इसलिए बहुत कम होता है। वैसे तो आप जब तक आरआर में रहते हो
जैसे हर हम दिन बोलते हैं सीखते कि हो। हर दिन आप सीखते रहते हो, आखिरी दिन तक जब भी आप आरआर की पोस्टिंग करके भी निकलते हो तब भी आप सीखते रहते हो। लेकिन जो इनिशियल एक्सपोजर होता है, इनिशियल जो आपको बेसिक्स जो होते हैं, सर्च के बेसिक्स, कॉर्डन के बेसिक्स, जो बाकी चीज़ें वहाँ पर कार्रवाइयाँ कैसे होती हैं, वो आपको जवान वहाँ पे जेसीओज ऑफिसर्स वो आपको सिखाते हैं ताकि आप जल्दी से जल्दी उस ग्रिड में आ जाएं, माहौल में ढल उस जाए। माहौल में आप सम्मिलित हो जाएं, उस माहौल में आप फिक्स हो जाएं, ताकि आपको पता है कि आगे का कोई भी अगर इवेंचुअलिटी है, हमें पता है सर आरआर में कभी भी कोई सिचुएशन कभी भी क्रिएट हो सकती है। तो हो सकता है ऐसा भी पॉसिबल था सर कि जिस दिन मैंने रिपोर्ट किया था अपने कंपनी ऑपरेटिंग बेस में, उसी दिन शायद उसके अगले आधे घंटे में ऑपरेशन होता, तो मुझे उसके लिए भी तैयार रहना पड़ता। तो शायद जो उन्होंने मुझे सिखाया और समझाया और बताया, वो उसी का एक हिस्सा है सर। उसी को शायद ज़्यादा ही और गहराई से समझाने के लिए वो हमें उन सब चीज़ों को सिखाना बहुत ज़रूरी है सर। बिल्कुल। तो अभिषेक, जो आप ऑपरेशंस ढूंढ करके आए थे, पहली बार कब मौका मिला और कैसे? सर लकीली मुझे बहुत जल्द ही मौका मिल गया सर। मैं फरवरी एंड तक अपने कंपनी ऑपरेटिंग बेस में पहुंचा था, और उसके कुछ दिनों बाद मेरे कंपनी कमांडर को छुट्टी उन्होंने अप्लाई कर की थी, उनका घर पे कुछ काम था, और मुझे ऑफिशिएटिंग कंपनी कमांडर की कैपेसिटी में मैं काम कर रहा था सर। और 1 अप्रैल को ही विद इन 1 मंथ, ओह वाह। 1 अप्रैल को हमारे सर जहाँ पर हमारे सीओबी थे सर कंपनी ऑपरेटिंग बेस, उसके कुछ दूरी पर एक लोकल गवर्नमेंट पार्टी थी सर, उनके एक लीडर रहते थे, और जिनको वहाँ पर लोकल कुछ टेररिस्ट ने उनके घर पे घुसकर उनके घर पे फायर किया सर। वो लीडर घर पे नहीं था, बट उनके जो सिक्योरिटी पीएसओ थे उसको मार दिया, और वहाँ से पुलिस का एक हथियार लेकर वो 2 लड़के फरार हो गए सर। ये दिन की घटना है सर, अप्रैल के महीने में। उसमें उसको सर्च के तौर पे उसको लीड पे लेते हुए दोपहर में तकरीबन 11-12 बजे की घटना है सर। तो वहाँ पर जब हमने डॉट्स कनेक्ट करना स्टार्ट किए, पुलिस ने हमें काफ़ी कुछ प्रोवाइड किया, सीसीटीवी। हम जब वहाँ पर मौके पर पहुँचे, हमने वहाँ पर लोकेशन देखी, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे को देखा, उनसे हमने फुटेजेस निकाली कुछ, और हमने कोशिश की कुछ लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए यार, कैसे करके उनको देखा जाए। कुछ लीड्स वहाँ से हमें मिली सर, और हमने दोपहर में 12 बजे से लेकर शाम के तकरीबन 8 बजे तक 6 बार कॉर्डन अलग अलग जगह पर लॉन्च किया। विद पुलिस की इंड से एक जगह कॉर्डन लॉन्च किया, वहाँ से कुछ मिला लीड, फिर हमने कॉर्डन शिफ्ट दूसरी जगह पर किया, वहाँ से कुछ लीड मिला, ऐसे करके हमने 5 से 6 बार कॉर्डन शिफ्ट किया, और तकरीबन 8:30-9 बजे हम फाइनली एक जगह पर पहुँचे, जहाँ पर वो हमें जो 3 लड़के छुपे हुए थे वहाँ से, सेम डे सर, उसी दिन जाकर शाम को तकरीबन 8:30 बजे हमें उस कॉर्डन में वो फंस गए हमारे कॉर्डन में सर। तो फर्स्ट इंप्रेशन हमारा ये था सर, मेरा, बिकॉज ये पहला एक इंप्रेशन था, और आपका जैसे मैंने बताया कि आरआर में आप हर दिन हर मिनट सीखते रहते हो, आपका बॉडी एक तरीके से आपके पीछे एक गाइड की तरह चलता है, हर मिनट हर सेकंड आपको बताता रहता है। शुरुआती दौर में स्पेशली सर कि साहब अभी ये होना है, अभी ये होना है। मैं कॉर्डन में लगा हुआ था सर, मैं झेलम नदी वहाँ से बहती है सर, झेलम नदी की वाला जो अप्रोच था वो मैं कवर कर रहा था। आपकी कंपनी ही सिर्फ ऑपरेट कर रही थी या पूरी बटालियन ऑपरेट? नहीं सर, मैं पूरी बटालियन की बाकी कंपनीज भी सर तब तक आ गई थी सर, एंड हमने साथ में मिलके लॉन्च किया था। बिकॉज सर मैं जहाँ पर था, बिकॉज वो थोड़ा सा सेमी अर्बन तरीके का टेरेन वहाँ पर था, तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट ट्रूप्स की थोड़ी सी ज़्यादा रहती थी सर कॉर्डन्स के लिए, तो पूरी बटालियन पार्टिसिपेट करती थी मोस्टली सभी ऑपरेशंस में। सो हमने पूरा कॉर्डन ले किया, एंड मैं जिस अप्रोच में था, मेरे से सामने टारगेट हाउस जिसको हमने आइडेंटिफाई किया था वो क्लियरली दिखाई दे रहा था, बिकॉज मैं झेलम नदी के किनारे साइड में खड़ा हुआ था अपने बडी के साथ, और मेरा बडी हम देख रहे हैं, हमने क्वाडकॉप्टर उड़ाया सर तुरंत ही, सो दैट हम उस पर लगातार नज़र रख सकें, कोई अगर एक्स्ट्रा मूवमेंट होती है उस पर नज़र रख सकें सर। मेरे बडी ने मुझे बताया जैसे ही हम उसमें जो ड्रिल होती है, हम अंदर जब सर्च स्टार्ट करते हैं, सर्च स्टार्ट करने से पहले ही सर घर के सभी लोग अचानक से बाहर आ गए। सो मेरे लिए थोड़ा समझना मुश्किल था। सॉरी, मैं थोड़ा सा रुक करके समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसी चीज़ें मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग लगती है सर कितने मकानों को आपने कॉर्डन किया होगा? सर हमारे कॉर्डन में तकरीबन 20 से 25 मकान थे सर। मोहल्ला था या पूरा एक मोहल्ला था? मोहल्ला था पूरा। ये सर, सो ईस्टर्न साइड में झेलम रिवर बह रही थी सर, और 3 साइड में घर थे, बाकी घर और मकान थे सर। सो मुझे डायरेक्शंस मिले सीओ की तरफ से कि आप उस घर पे लगातार ऑब्जर्वेशन बनाए रखो, कोई अगर अलग से आपको हरकत दिखाई देती तो आप इमीडिएटली इन्फॉर्म करो। और उसी बीच में एक पार्टी को, टीम को नॉमिनेट किया गया सर उस घर को सर्च करने के लिए सर। सो जैसे कि मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा था, और जैसे ही वो सर्च टीम घर की तरफ बढ़ना स्टार्ट हुई और कुछ दूरी पर पहुंची थी, उसी समय उस घर के लोग अचानक से, जो भी उसके अंदर रहने वाले थे, वो सभी लोग
अचानक से सभी लोग घर से बाहर आ गए और वो थोड़ी सस्पिशियस मूवमेंट लगी सर वहाँ पर। और मेरे बड़ी ने मुझे बताया कि साहब कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि जब तक हम घर के अंदर एंट्री नहीं करते हैं अपने आप से लोग जनरली बाहर नहीं आते हैं। या नॉर्मली आप कॉर्डन करने के बाद घर वालों को बुलाते हैं बाहर, या सारे मोहल्ला वालों को, सो दैट जी सर, आप सर्च करने से पहले? यस सर। सो हम जैसे ही जो नॉर्मल ड्रिल होती है सर, हम आप या मेगाफोन पर जी या आवाज़ की मदद से हम लोगों को बोलते हैं कि आप लोग कृपया बाहर आ जाइए और हमें इस क्लस्टर को या गांव को सर्च करना है, ताकि जितने भी सिविलियंस उस जगह पर हैं उनको सेफ जगह पर पहुंचाया जा सके, ताकि जो भी मिलिटेंट्स अगर वहाँ पर किसी स्टक हैं उनको ऑपरेशन के दौरान सिविलियंस को किसी को नुकसान ना पहुँचे। सो हमारा मकसद होता है कि सिविलियंस को पहले बाहर कर दिया जाए कॉर्डन से। सो उस ड्रिल को हम जब कर रहे थे सिविलियंस को बाहर इवैक्यूएट करने के लिए, तो उस घर से सभी लोग बाहर आए, तो वो थोड़ा सा सस्पिशियस मूवमेंट था, बिकॉज हमने तब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी सर। तो उनका अपने आप खुद से बाहर आना थोड़ा सा सस्पिशियस लगा हमें। और जब वो लोग बाहर आए, मेरे बड़ी ने मुझे तुरंत बताया कि साहब थोड़ा सा अनयूजुअल मूवमेंट है, ये कुछ तो गड़बड़ है टाइप। तो जैसे ही हमने पहले बंदा जो उनका घर से बाहर आया और उससे पहले ही पूछा हमने कि घर के अंदर कौन है, और उसने इमीडिएटली कंफर्म कर दिया कि घर के अंदर 3 लोग बैठे हुए हैं। सो हमें कंफर्म हो गया था सर कि घर के अंदर जो मिलिटेंट हैं, हमें अभी तक ये कंफर्म नहीं था कि ये वो वही 3 लड़के हैं जिनको हम ढूंढ रहे हैं दिन से, या कोई और हैं, लेकिन उन्होंने ये कंफर्म कर दिया था घर के मेंबर ने कि ये 3 लोग 100% कंफर्म है। हथियार था उनके पास? उन्होंने बोला कि उनके पास हथियार भी है। सो पूरा फुली कंफर्म था कि 3 लोग हैं उनके पास। वो उस बंदे ने ये नहीं कंफर्म कराया कि हथियार कौन से हैं उनके पास, बस उन्होंने बताया कि उनके पास लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं गन है उनके पास। तो गन उसने बोला कि बड़ी गन है, तो हमने एंटिसिपेट किया कि शायद AK होगी। तो जैसे ही उसके बाद सर सर्च स्टार्ट हुआ, और मेरा वो सर पहला ऑपरेशन था इन द सेंस, और वो भी इन द कैपेसिटी ऑफ ऑफिशिएटिंग कंपनी कमांडर। मैं अपनी पूरी कंपनी को लीड कर रहा था फर्स्ट ऑपरेशन में एंड फर्स्ट एक्सपीरियंस। एंड देन कॉर्डन हुआ, सर्च हुआ सर, हमने फायर एंड फाइनली फायर फाइट स्टार्ट। गैप्स महसूस नहीं हुए सडनली एज ए कंपनी कमांडर? राष्ट्रीय राइफल की कंपनी जो ऑलरेडी ट्रेन है, सबको पता है सर। बट आप देखते हो कि जनरली बंदे बहुत ट्रेंड होते हैं, बिकॉज पहले वाले हैं, उनकी ड्रिल्स बनी हुई हैं, तो आपने देखा होगा कि वो ड्रिल्स कर रहे हैं अपना से। बिल्कुल सर। एंड सर इसमें गैप्स मुझे तकरीबन 1 महीना हो गया था इस मौजूद में। तो जब उस स्पेसिफिक में हम ट्रेनिंग के तौर पर या डेली रूटीन के तौर पर जब हम स्पेकुलेटिव सर्चेस के लिए जाते हैं, तो वो टीम आपको तैयार करती है, वो आपको बताती है कि साहब ऐसे सर्च करना है, ये स्काउट होता है, इसका काम क्या होता है, आपने कैसे जाना है, घर का सर्च हम कैसे करते हैं, डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी घर हैं वहाँ पर, तो उनको कैसे सर्च करना है, बड़े एंसिलरी स्ट्रक्चर्स हैं। सो तब तक सर तो इसमें फायर फाइट कैसे शुरू हुआ? इसमें सर जैसे ही हमने उसको घर को आइडेंटिफाई किया, तो हमने जो हमारी बेसिक ड्रिल है भारतीय सेना की सर, हमने इमीडिएटली हमारे पास जो मैंने आज जैसे आपको बताया कि जैकलाई के ट्रूप्स होते हैं, जो लोकल कल्चर लैंग्वेज वहीं के ट्रूप्स हैं सर, सन ऑफ द सॉइल। वहाँ से उनको हम अपने एक लड़के को हमने बुलाया साथ में, और उनसे लोकल लैंग्वेज में और उर्दू, जिसको आम भाषा में यहाँ पर हिंदी बोलते हैं, वहाँ पर उर्दू में हमने उनको सरेंडर करने के लिए अपील किया कि आप सरेंडर कर दीजिए और आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा जाएगा। बट सर वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आया। जब दूसरी बार हमने दोबारा से सरेंडर की कॉल की, सर वहाँ से एक रिटेलिटरी फायर वहाँ से हमें सुनाई किया। हमें रियलाइज़ हुआ कि सर ये शायद सरेंडर नहीं करना चाहते हैं और ये ऑपरेशन शायद एक्सटेंडेड हो सकता है सर। उस समय सर वो फर्स्ट फायर था जो मुझे सुनाई दिया, AK का फायर फर्स्ट टाइम सर, जो आपके पास आप नॉर्मल ट्रेनिंग में जैसे हमें सिखाया जाता है कि आप टारगेट पे फायर करते हो, टारगेट आपकी तरफ कोई फायर नहीं करता। सो इस बार पहला टारगेट था सर मेरी लाइफ का, जो टारगेट मेरी तरफ वापस फायर कर रहा था सर। तो सबसे डिफिकल्ट अप्रोच मेरा वाला था, बिकॉज मेरे ही अप्रोच से उनका चांस था निकलने का, दिख रहा था आपका। ओके। मेरे घर से मेरे साइड जिस अप्रोच को मैं कवर कर रहा था, वहाँ पर भागने का सबसे ज़्यादा चांस था, बिकॉज सर झेलम नदी का बैंक था सर, और वहाँ पर बैंक से अगर वो क्रॉस कर जाता उस कॉर्डन को, तो उसके लिए भागना वहाँ से आसान होता, क्योंकि 3 तरफ कॉर्डन था और वहाँ पर पूरा स्ट्रक्चर्स थे, गांव थे, तो वहाँ से कॉर्डन ब्रेक करना डिफिकल्ट था। तो सबसे ज़्यादा बार बार मुझे CO का मैसेज आ रहा था रेडियो पे कि तू अपनी तरफ ध्यान रखना, तेरी भागेगा तो तेरी तरफ भागेगा, आएगा तो तेरी तरफ आएगा, अपना ध्यान रखना और देखना कि निकलना नहीं चाहिए। सो मैं और ज़्यादा आप अलर्ट हो जाते हो कि आपको लगता है कि आपकी तरफ अगर आ भी रहा है तो आपकी तरफ जो भी दिख रहा है, आपको सारी कोई भी हरकत आपको मिलिटेंट की हरकत दिखाई देती है उस समय सर। सो पहली मूवमेंट जो मुझे दिखी सर खिड़की की तरफ, उसका वहाँ पर चलता हुआ बंदा फायर करते हुए,
तो मैंने आइडेंटिफाई किया उसको कि सर यहाँ पर 2 बंदे खिड़की से फायर कर रहे हैं और मेरी तरफ से इस जगह लोग विंडो जो बाहर की तरफ खुलती थी वहाँ से फायर आया सर। उस पर हमने दोबारा फायर करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद सर सारे कंपनी कमांडर्स को ओरिएंट किया आपने कि इस जगह से फायर आ रहा है, और वहाँ से अलग अलग फायर बेसेस से हमने उसको एंगेज करना स्टार्ट किया। और फाइनली जब हमें वहाँ से कुछ समय के बाद जब थोड़ा सा रिटेलिटरी फायर आना कम हुआ, फिर हमने डिसाइड किया कि हम इस घर को अभी फिजिकली क्लियर करने के लिए शायद हम इसको जा सकते हैं। जैसे ही सर हमने, और उसके लिए सर हमारी एक 2 पैरा की टीम सर, और साथ में जो हमारी टीम थी सर, हमने साथ में एक जॉइंट टीम बनाई। और हमने घर के अंदर जैसे ही हम आगे की तरफ बढ़े, हमें रियलाइज़ हुआ कि शायद वो नहीं थे या न्यूट्रलाइज हो चुके थे। हम सर्च करने जा रहे थे और जैसे ही हम आगे घर के पास क्लोज हुए और दोबारा से हमारे पास फायर आया सर, एंड वी रैन अवे। पीछे की तरफ हम भागे और अपने अपने आड़ हमने पकड़ने की पहली डैश डाउन क्रॉल वाली जो एक्टिविटी होती है वो फर्स्ट टाइम मैं एक्चुअल कर रहा हूँ एकेडमी के बाद भागने के बाद सर, जो हमें सिखाया गया था कि सर कि अभी मैं भाग भी रहा हूँ इधर उधर करके। एंड करके हमने जैसे ही अपना आड़ पकड़ी सर, एंड वी रियलाइज कि सर अभी तो ये खत्म, ऑपरेशन इज स्टिल नॉट, अभी गेम बाकी है सर अभी। एंड वो फायर फाइट रिज्यूम हुआ सर। वो फायर, उसके बाद भी फायर फाइट चलता रहा सर काफ़ी समय तक। और जब फायर फाइट फाइनली हमने डिसाइड किया कि अभी इस घर को शायद डिसमेंटल करना पड़ेगा या उसको डेमोलिश करना पड़ेगा, इंजीनियर्स लगा के, RID लगा के। सुबह के टाइम सर फर्स्ट लाइट हो गई इसको, और काफ़ी एक्सटेंड हो गया सर। फर्स्ट लाइट में आने के बाद हमने उस घर में इंजीनियर्स की ऑफिसर थे, उन्होंने ID प्रिपेयर की सर। और हमने JCB की मदद से, बुलेट प्रूफ JCB वहाँ पर होती हैं सर, मैंने फर्स्ट टाइम देखी थी। बुलेट प्रूफ JCBs के हेल्प से हमने उसमें ID प्लांट की सर। बट हमारी किस्मत ख़राब थी सर कि वो घर गिरा भी और नहीं भी गिरा सर। सो वो घर गिर गया, एक वॉल उसके नीचे गिर गई और एक वॉल साइड में इंटैक्ट थी सर। अब इशू सबसे बड़ा आ गया था सर कि हम कैसे उस बॉडी को, कैसे उनके जो शायद टेररिस्ट जो अभी न्यूट्रलाइज हो चुके थे, बिकॉज ID फट गई थी अब, तो उनको कैसे रिट्रीव करें। सबसे पहले तो हमने कंफर्म किया सर अपने क्वाडकॉप्टर्स उड़ा के विंडोज़ के पास ले जाके कि उनकी बॉडीज़ को हम पॉजिटिवली आइडेंटिफाई कर लें कि वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। और अभी कंफर्म हो गया हमें कि हमें तीनों बॉडीज़ विंडो के पास जो हम ले दिखाई दे रही तो तीनों बॉडीज़ हमें दिखाई दे गई। तो हम कंफर्म हो गए कि तीनों अभी न्यूट्रलाइज हो गए हैं, तो हम फिजिकली जाके सर्च कर सकते हैं। अब फिजिकली सर्च करने के लिए सर वो स्ट्रक्चर ऐसा था कि गिर गया था आधा, सो कोई अंदर जाने के लिए अभी डिफ़िकल्ट था, बिकॉज हमें पता नहीं था कि अंदर गए और पूरा घर स्ट्रक्चर गिर गया साइड से। सो अगेन मैं और जो पैरा के टीम कमांडर थे, उन्होंने मेरे से पूछा कि हाँ भाई चलेगा, तो मैंने कहा हाँ सर बिल्कुल चलूँगा, बिकॉज मेरा पहला एक्सपीरियंस था सर, मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग था। फिर हमने सर साइड से एक लैडर लगाई, जो दीवार इंटैक्ट थी, हम ऊपर चढ़े। एंड आई कुड फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में, जब मैं अंदर जंप किया विंडो से, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम 3 मिलिटेंट्स जस्ट अपने सामने 3 बॉडीज़ बुरी हालत में उनको देखा। एंड इनिशियल आपको शॉक भी होता है बिकॉज आपने पहले कभी देखा नहीं है, बट आपकी बहुत जल्दी आप उसको एक्सेप्टेंस में चले जाते हो। सो मैं से जैसे पूछा, एंड हमारा काम था कि उन बॉडी, पहले तो वेपन जो उनके थे उनको हमने जल्दी से सर्च किया उस पूरे ढेर में से। और जैसे ही मैंने वो पुलिस बाहर की तरफ दिखाया विंडो से, तो पुलिस की जो टीम खड़ी थी, दे वर वेरी हैप्पी कि फाइनली हमारा वेपन रिकवर हो गया है, दैट टू विदिन 24 आवर्स। इट वॉज अ बिग थिंग फॉर एवरीवन सर। और फिर तीनों बॉडीज़ पॉजिटिवली कंफर्म करके सर, और फिर उनको रिट्रीव करके बॉडीज़ को हैंड ओवर पुलिस को कर दिया गया सर अपने प्रोसीजर के हिसाब से। और वहाँ पर ऑपरेशन सक्सेसफुली हमारा वो कंप्लीट हो गया। और पहला ऑपरेशन मेरा था सर 3 टेररिस्ट, और बहुत ही नया सर, और बहुत ही 1 महीने के अंदर बहुत ही नया और बहुत ही डिफरेंट आपका एक एक्सपीरियंस था। तो आई वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो सर, एंड ओवरवेलम्ड ऑल्सो सर। सबसे ज़्यादा तो वो था कि मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम था कि फर्स्ट टाइम सर मुझे एक रियल कॉम्बैट सिचुएशन सर, रियल फेस करने का सामने से मौका मिला सर। लाइव बुलेट्स फायरिंग, ID भी लगा दी सर। तो CO ने सबसे पहले बोला कि तू पहला ऑपरेशन देख रहा है जिसमें सारा कुछ देख लिया, फायर भी हो गया, ID भी लगा दिया, सारा कुछ हो गया। एंड गुड ऑपरेशन सर, क्लीन ऑपरेशन, हमारा कोई भी कैजुअलिटी हमारी तरफ से नहीं था। तो बहुत ही एक अच्छा सक्सेसफुल ऑपरेशंस में से गिना जाता है सर। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, माय बैप्टिज्म जैसे हम बोलते हैं सर। एंड ये वाला ऑपरेशन कौन सा था जिसमें आपके इंजरी हुई? सर ये तकरीबन 1 साल के बाद, जब मेरा 1 साल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था टेन्योर, मैं जनवरी में ही आया था, और जनवरी का ही अगला महीना था 2022 का सर।
और हमें एक स्पेसिफिक इंट मिली पुलिस की तरफ से सर। जैसे कि हमें पता है कि पुलिस JNK में वैली में पुलिस का इंट नेटवर्क काफ़ी अच्छा होता है सर। सो हमारे DSP, लोकल DSP और SHO ने हमें कॉल किया कि हमारे पास कुछ अच्छा, उनके पास कुछ एक स्पेसिफिक इंटेलिजेंस थी। हम वो आके हमें COB में मिले, हमारी कंपनी ऑपरेटिंग बेस में। उन्होंने हमें बताया उसके बारे में सर। पहले तो हमने, जैसे हमें बताया कि सर, हम उनको जनरल घर का लोकेशन उन्होंने हमें समझाया कि कहाँ पर है। हमने आइडेंटिफाई किया उस घर को सर पॉजिटिवली एंड हमने लॉन्च किया। सबसे बड़ा क्रिटिकलिटी वहाँ पर ये थी सर, ये शाम का तकरीबन 5 बजे का टाइम था, जिस समय लोग अपनी नमाज के लिए जाते हैं, अपने घरों से जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए, सामान लेने के लिए। सबसे ज़्यादा भीड़ का समय होता है सर। उस समय पर ऑपरेशन को लॉन्च करना अपनी फौजी गाड़ियों में, कई बार लॉस ऑफ सरप्राइज का इसमें बहुत ज़्यादा खतरा होता है सर। हमने सर जल्दी से जो हमारे कुछ दोस्त यार थे हमारे आसपास गांव में, जिनसे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती थी, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया और हमें 6 गाड़ियां, जो नॉर्मली सर लोड कैरियर छोटे वाले होते हैं जिसमें हम वो सेब और वो इस तरीके से फल कैरी करते हैं, वो गाड़ियां हमने COB में मंगाई सर। उनको पीछे से कवर किया तिरपाल से, और सभी 6 गाड़ियां में 6 कंपनी कमांडर की किवाटीज़ में हमने डिसाइड किया कि हम इस ऑपरेशन को लॉन्च करेंगे सर। सिर्फ कंपनी कमांडर्स की किवाटीज़ 6 कंपनी कमांडर RR में होते हैं सर। उनके सभी के 6 कंपनी कमांडर की किवाटी, जो इनिशियल कॉर्डन हमने डिसाइड किया, स्मॉल टीम और ओनली कंपनी कमांडर की किवाटीज़ लॉन्च करेंगे। एक बार इनिशियल कॉर्डन ले हो गया, फिर जो बाकी पार्टीज होंगी, GSU लेड किवाटीज़ और NCO लेड किवाटीज़ या घातक प्लेटून जो हमारी होती है, उसको भी इनकॉर्पोरेट किया गया सर, सो दैट जो पहला कॉर्डन हो वो टाइम से प्लेस हो जाए और उनको निकलने का मौका ना मिले सर, फिर आउटर लग। क्योंकि हमें पता है कि सर कंपनी कमांडर की वाटी सबसे ज़्यादा वेल ट्रेंड, मोस्ट मोटिवेटेड बंदे होते हैं सर। तो हमने सर उनको कवर किया, आगे कंपनी कमांडर और उसका ड्राइवर जो बडी होता है, ऑपरेशनल बडी, और हम नॉर्मल एक उसकी तरह वो गाड़ियाँ थोड़े गैप में हमने चलना स्टार्ट किया सर। हमने अलग अलग रूट लिए, हमने सारी गाड़ियाँ भी एक साथ नहीं लगाई सर, अलग अलग रूट किए, और हमको एक जगह पर जाके कन्वर्ज करना था और हम अपना कॉर्डन ले करें, ताकि कोई पहले ना पहुंचे और कोई पहले बाद में ना पहुंचे, ताकि कॉर्डन जब हम कन्वर्ज हों उसकी इमीडिएटली बाद वो सरप्राइज भी मेंटेन रहे और हम टाइम से पहुंचें। तो हम एक दूसरे को साथ में कि सर आप स्लो हो जाओ, थोड़ा तेज़ हो जाओ, क्या करते सर फाइनली वी कन्वर्ज्ड उस लोकेशन पर। एंड सर वहाँ पर एक और बहुत अमेजिंग जो चीज़ है, इनिशियल कॉर्डन का जो टाइम होता है, हम मान के चलते हैं कि अगर आपने विदिन 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर इनिशियल कॉर्डन अगर आपने ले कर लिया और आपका मिलाप सभी पार्टीज का हो गया, सो बहुत हाई चांसेस होते हैं कि आप, अगर कोई मिलिटेंट है, उतनी जल्दी रिएक्ट करके उसके अंदर से निकल सके। हमारा कॉर्डन, हमने जल्दी से गाड़ियाँ छोड़ी और कॉर्डन, इनिशियल कॉर्डन ये ले हो गया सर। एंड कॉर्डन 1 मिनट के अंदर थैंकफुली सर सारा कुछ कॉर्डन, एवरीथिंग वाज इंटैक्ट। अमेजिंग। एंड ये कॉर्डन की सर था बिकॉज हमारे पास वो घर तो टारगेट हाउस था सस्पेक्टेड, बट कॉर्डन को इस तरीके से प्लान किया गया था कि ताकि कुछ और घर रहें और हमारे पास बफर अवेलेबल रहे जगह का। हमने कॉर्डन को प्लान किया सर, उसको आइडेंटिफाई किया, हमने बड़ा कॉर्डन लिया सर। तो तकरीबन 35 to 40 हाउसेज उस कॉर्डन के अंदर आ गए सर। तो 8:30 बजे कॉर्डन प्लेस हो गया सर, एंड देन वी स्टार्टेड सर्च। सो उस कॉर्डन प्लान के हिसाब से सर बहुत ही मतलब थोड़ा फनी सिचुएशन था सर, कि जिस कॉर्डन प्लान के हिसाब से जो टारगेट हाउस था वो मेरे ऑपोजिट डायरेक्शन में था, अलग कंपनी कमांडर का जो अप्रोच था वहाँ पर था, और मैं जस्ट उसके ऑपोजिट एरिया में था। तो मुझे पहले से ही लेफ्ट आउट फील हो रहा था कि यार मैं टारगेट हाउस से दूर क्यों हूँ। तो मेरे को ये रियलाइज़ हो रहा था कि नहीं, मैं टारगेट हाउस से दूर हूँ। फिर हमने सर्च करना जब स्टार्ट किया सर एक और इसमें चीज़ में ऐड करना होगा कि हमारे पास इनपुट थी सर, और 2 फॉरेन टेररिस्ट जो पाकिस्तानी टेररिस्ट थे उनके साथ में, और जो उनके साथ में उनका लीडर था वो एक लोकल टेररिस्ट था, जो कि एक उनकी स्प्लिंटर ऑर्गेनाइजेशन थी की, उसका हेड था सर। तो वो 3 की ऐड, और हमारा सर वहाँ पर जब सिखलाई के दौर पे, और वहाँ पर हमें बताया जाता है कि जब भी मिलिटेंट होता है वो ट्रेंड मिलिटेंट ज़्यादातर होते हैं सर। तो हमारी तैयारी का जो लेवल होता है, वो अलर्टनेस का जो लेवल होता है, वो जनरली थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है सर। तो हमने इसको सर उस हिसाब से प्लान किया, दूर की तरफ करके, और जैसे कि सर हमने पहला घर सर्च करना स्टार्ट किया सर, मैं अपनी तरफ से इस सोच से स्टार्ट कर रहा था कि सर मेरे घर की तरफ, बिकॉज टारगेट हाउस मेरे घर से काफ़ी दूर है, तो मैं घर सिर्फ अपनी तरफ से सर्च कर रहा हूँ, देन हम अंदर की तरफ स्क्वीज़ करते हैं कॉर्डन को सर। और ये तकरीबन रात के 10:30-11 बज गए थे सर। और पहला हाउस जब मैं एंटर हुआ, पहला घर हमने क्लियर किया, और घर से हम जैसे ही पीछे बाहर आए सर, पहला फायर फाइट जो स्टार्ट हुआ सर, वो मेरे घर के ऊपर से स्टार्ट हुआ दोबारा से सर। तो हम वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे सर, एंड फॉर 30 सेकेंड सर वो फायर आना, और
मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ बिकॉज हम उस घर के अंदर जाने वाले थे और वो बंदा, वो जो अंदर थे मिलिटेंट्स, वो शायद उसके कोर्टयार्ड में थे, साथ में जो उनका कंपाउंड होता है घर का, वहाँ से उसने फायर किया सर। और फाइनली मेरा बडी, मतलब हम अंदर घुसने वाले थे, मेरा बडी उसने मेरे को पकड़ा था, ही रियलाइज कि फायर आया है और उसने मुझे कॉलर से मुझे पकड़ के ही पुल्ड मी बैक पीछे। फायर अंदर से आया? फायर अंदर से आया सर, और मैं और मेरा बडी दोनों हम ज़मीन पे गिर गए सर उस झटके की वजह से उस रॉल में। एंड हम लिटरली देख रहे हैं सर कि वो बुलेट्स का 30 सेकेंड्स का स्पेल, पूरा एक मैगजीन उसने खाली की सर। हमारे साथ में एक वॉल थी सर, हमारी आंखों के सामने सर जस्ट 5 मीटर दूर पे वो बुलेट्स रिकोशेट होती मतलब हमें दिख रही है। एंड माई बडी शाउटिंग कि साहब लेटर और हिलना नहीं साहब, जस्ट बी काम। मैं लेटर थोड़ा, जैसे ही बुलेट का वो शोर थोड़ा कम हुआ सर, फिर हम वी गेन सेंसेस, सीओ को इन्फॉर्म किया, सबको ओरिएंट किया कि कहाँ से फायर आया। एंड फाइनली फिर से सर सर्च होना स्टार्ट हुआ। फिर ये सर थोड़ी देर तक चलता रहा एंड हमें रियलाइज़ हुआ, ये कंफर्म हो गया था कि मिलिटेंट अभी अंदर है सर, कंफर्म हो गया था। ये अभी एक फायर आया था तो अभी स्ट्रेंथ फिर भी कंफर्म नहीं थी सर। फिर ये अगर कार्रवाई बढ़ती रही सर, सर्च चलते रहे, तीनों और यहीं पे कार्रवाई चलती सर। एक का फायर आया था, अभी हमें ये कंफर्म नहीं था कि एक ही मिलिटेंट है अंदर या ज़्यादा, बट एक फायर आ तो गया था। आपने इस घर को कॉर्डन कर लिया और बाकी सर्च कर रहे थे? ये सर, तो हमने अब ओरिएंट किया, तो अब इस घर को हम रुक गया था कि यहाँ पर तो कुछ शायद कंफर्म एक्टिविटी थी। अभी जो लोग बाकी अंदर सर्च कर रहे थे, बाकी कंपनी कमांडर्स, वो भी थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट हो गए। और सर लेकिन अगली तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक फिर से कोई फायर फाइट नहीं था, कोई मूवमेंट नहीं हुआ, कोई फायर नहीं हुआ। सो उस समय फिर से थोड़ा सा ऐसा लगने लग गया कि शायद कहीं से आपने ये सर्च इस घर पे किया? नहीं सर, इस घर पे फिर हमने सर्च उस समय के लिए नहीं किया, क्योंकि हमें रियलाइज हुआ कि शायद अंदर अगर कोई मिलिटेंट होगा तो उसमें शायद अपनी कैजुअलिटी होने का चांसेस भी हो पहले सकता आप है। मार्क कर लो कहाँ कहाँ है। ये सर, सो हमने उस समय के लिए उस घर को सर्च को फिजिकली सर्च नहीं किया और हमने कॉर्डन अपना और बीफ अप करके वहीं पर आगे के बाकी घर को सर्च करने का डिसाइड किया। जब ये सर्च आगे चलता रहा सर, फिर अगेन हमने दूसरे घर में शिफ्ट किया सर जब सर्च करने के लिए। वो घर मैंने सर्च किया अपनी टीम के साथ में, ये चलता रहा तकरीबन रात के 11 बज गए सर। हम दूसरा सर्च किया सर, दोबारा से जब हम सर्च करके बाहर निकले उस घर, वो सिंगल घर था बाहर सर, काऊ शेड होते हैं कश्मीर में घरों में से, वहाँ पर वो पूरा काऊ शेड का उनका चारा रखा रहता है, वो रखा हुआ था पूरा कवर्ड। तो मैंने अपने QRT एनसीओ को बोला, मैंने उसको हटा और हम इसको सर्च करते हैं। घर क्लियर था सर। तो QRT एनसीओ अगेन सर, वो मुझे उसने जैसे वो याद आई मुझे बात, उसने मना कर दिया कि साहब इसको अभी नहीं हटाते हैं। तो मैंने कहा नहीं हटाते हैं यार, पूरा घर सर्च हो गया है, सो दैट हम अगले घर को सर्च कर सकें। तो उसने मुझे बताया कि साहब साथ वाले घर में सर्च अभी भी चल रही है, इसमें थोड़ा वेट करते हैं, जब वो घर सर्च क्लियर हो जाएगा तब इसको हम हटा के देखेंगे। तो पहले मुझे रजिस्टर लगा, फिर मुझे लगा कि शायद बात ठीक है, सुननी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर मैं पीछे की तरफ हट गया और जैसे हम पीछे की तरफ हटे सर, वो बंदा उसके अंदर से एक उसमें छुपा हुआ था उसी हेयर स्टैक में सर। वो बंदा ऐसे करके सर बाहर आया अचानक से एंड ही स्टार्टेड फायरिंग ऑन आवर टीम सर। एंड अगेन सर वो दूसरा, मतलब विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स वो दूसरा अटेम्प्ट था जिसमें वी वर नैरोली, हम फिर से बिल्कुल फ्लैट हो गए। एंड उसने फायर कैन डिस्क्रिमिनेट फ्यू बर्स्ट एंड ही रैन अवे सर। एंड वी जैसे खड़े हुए कॉर्नर में गए, पहला जो एक्सप्रेशन था मेरा और मेरे QRT कमांडर ने और मैंने अपने एक दूसरे को देखा, अपने हवलदार को, तो वो मुझे उसने पहला इंप्रेशन नहीं बोला साहब मैंने बोला था आपको इसको नहीं करते हैं, और उसमें बंदा छुपा हुआ था। एंड हमें रियलाइज़ हुआ कि सर अगर हम उसको सर्च करते तो शायद हमारा काफ़ी नुकसान बिल्कुल हो सकता था। सो मुझे तुरंत वो बात याद आई जो मुझे सिखाई गई पहले दिन सर। ये सर कि फर्स्ट डे कि आपने अपने QRT एनसीओज को, आपके JCOs को, अपने एनसीओ जो सर्व कर रहे हैं उनको सुनना है सर, उनकी वजह से शायद हमारा वो जान बची। तो ये जो दूसरा मिलिटेंट था ये शायद दूसरा मिलिटेंट था सर। ये अगेन सर ये भाग गया, उसके बाद भी अंदर कॉर्डन के अंदर अगेन फायर करके ही अगेन रैन इनटू द क्लस्टर ऑफ द हाउसेस सर। अच्छा, फिर से अंदर की तरह चला गया। फिर सर ये फाइनली हमको कंफर्म हो गया कि मिलिटेंट्स अंदर हैं। वी डिसाइडेड कि अब हम घर इनिशियली सर्च बाहर के जो फ्रेंच हाउस उनको नहीं करेंगे। फिर ये स्टार्ट हुआ एंड फाइनली जो इनिशियल घर था उसको हम क्लियर कर पाए सर। वो 3 स्टोरी बिल्डिंग था, सबसे बड़ा ऊंचा घर था, तो उस पर हमने एक फायर बेस ऑक्यूपाई किया सर। और वहाँ से हमने थोड़ा नज़र रखनी स्टार्ट हुई, और बिकॉज से सर्दी का टाइम था और थोड़ा स्नोफॉल तब तक स्टार्ट हो गया था सर, तो वो और चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हमारे लिए होती जा रही थी सर। जो हमने कॉर्डन लाइट लगाई थी वो उनकी रोशनी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, तो ऑब्जर्वेशन बहुत कम हो गया था सर। और हमारे तरफ सर जो था हाइट का एडवांटेज अगर हमें होता है सर, तो सामने वाले को भी हाइट का एडवांटेज होता है, क्योंकि आप भी उसको क्लियरली दिखाई देते हो, तो आप भी उसको क्लियरली दिखाई देते हो। सो उस वजह से सर हमें थोड़ा सा वो भी हुआ कि हमारे फायर बेस पे काफ़ी फायर आया सर। सो हमारे पास शील्ड थी लकीली सर, तो उसमें लिटरली हमने शील्ड से बुलेट्स निकाले सर। तो आप
आपके जो फायर बेस के ऊपर फायर आ रहा था सर। मिलिटेंट्स की तरफ से, तो आपका फायर बेस तीसरी मंजिल पे था, यस सर। एंड ये जो फायर आ रहा था एक जगह से आ रहा था, 2 घर से आ रहा था, कितना? सर अगेन मतलब जो मेरा सर टॉप फ्लोर पे रूम था जहाँ पर फायर बेस हमने बनाया था, सो उसमें 2 साइड ओपन था, इधर भी विंडो, लेफ्ट में विंडो और सामने भी विंडो थी सर। सो जो इनिशियल फायर आया वो एक तरफ से फायर आ रहा था सर, और मेरी क्यूआरटी के 2 लड़के वहाँ पर शील्ड के साथ थे एंड वो रिटेलिएट कर रहे थे उसको। और हमें बाद में रियलाइज़ हुआ कि सर जो साथ में विंडो थी जिस तरफ मैं बैठा था, उधर से भी फिर बाद में फायर आना स्टार्ट हुआ जब शाम साथ की विंडो का खिड़की का जब कांच टूटा और हम सामने की तरफ एक दीवार, पीछे दीवार पे एक बर्स्ट हमें रियलाइज़ हुआ। सो उस दोनों तरफ से हमें सर दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो हमें रियलाइज़ हुआ सर कि मिलिटेंट जो थे दे हैव स्प्लिट सर। वो एक जगह पर नहीं है। हर मिनट पे, हर सेकंड पे हमें रियलाइज़ हो रहा था, जो पहला पॉइंट था कि जैश के मिलिटेंट्स होते हैं, ट्रेंड होते हैं, आसानी से सरेंडर नहीं करते और उनका हमेशा से मुद्दा रहता है कि आपको नुकसान पहुंचाना। सो मैक्सिमम ऑपरेशन जो हम वहाँ पर देखते हैं कश्मीर में सर कि टेररिस्ट घर में से ही फायर करते हैं, एक जगह से रह के ही जितना ही फायर कर पाते हैं, जितना भी वो आपको रजिस्ट करते हैं। बस ये पहला ऑपरेशन था सर, वन ऑफ अ काइंड। मेरे इनफैक्ट सारे ऑपरेशन जो मैंने सर देखे हैं उनमें से पहला ऑपरेशन ये ऐसा था जिसमें पहली बार मिलिटेंट्स घर के अंदर नहीं थे, इमीडिएटली उन्होंने घर छोड़ दिया था सर, और 3 मिलिटेंट तीनों अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट हो गए थे सर। तो एक पॉइंट इन टाइम आता था सर जहाँ पर मैं भी बोल रहा हूँ कि सर मेरे फायर पे फायर आ रहा है, एक दूसरा कंपनी कमांडर भी बोल रहा है कि सर मेरे पे फायर आ रहा है, और सीओ बोल रहा है यार कहाँ कहाँ फायर आ रहा है। तो देन वी रियलाइज कि सर ये शायद स्प्लिट हो गए हैं, घर में नहीं है, एंड इमीडिएटली 2 साइड से मेरे फायर बेस में फायर आ रहा था। तो ये घरों में नहीं थे? घरों में नहीं थे सर। सो दे वर मूविंग, पूरे कॉर्डन में मूव करते थे, जिस भी फायर में जहाँ से उनको हरकत दिखाई देती थी फौज की कि यहाँ पर लोग बैठे हैं, वहाँ पर फायर करते थे और फिर वो अपना लोकेशन चेंज करते थे। फिर सर उसके बाद जैसे ही ये 2 तरीके से फायर आया, हमें रियलाइज़ हुआ कि ये 2 तरफ से फायर आ रहा है हमारा सर। सो मैंने तो अपने सबसे पहले बडी को अलर्ट किया, जो साथ में एक बडी पेयर इधर लगा हुआ था, कि फायर 2 तरफ से आता है तो सबसे पहले तो वी हैव टू टेक प्रॉपर कवर, बिकॉज़ इनिशियल हमें लग रहा था कि शायद सामने से एक तरफ से फायर आ रहा है। उसके बाद सर जब हमें ये कंफर्म हो गया और रात का टाइम काफ़ी हो गया था सर, तकरीबन 12:30 और 1 बज गया था। फिर मैंने ये डिसाइड किया कि सर 2 तरफ से फायर आ रहा है, और जब तक आइडेंटिफाई नहीं होगा पॉजिटिवली कि कहाँ से फायर आ रहा है, आप जनरली कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप ऊपर हाइट पे बैठे हो, आपको जहाँ से अगर फायर आएगा, स्पेसिफिक कोई टारगेट नहीं है, मिलिटेंट स्प्लिट हो गए हैं सर, तो आप फायर करो कहाँ। तो मैंने अपनी टीम को बेसिकली दो बडी, एक बडी पेयर इस विंडो पर और दूसरा बडी पेयर दूसरी विंडो पर बिठाया, और मैं खुद सर ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया कि रिटेलिएट अगर वो करेगा तो अंधेरे में एक का फ्लैश कहाँ से, आई वॉज ट्राइंग टू लोकेट सर, कि इधर से हम स्पेकुलेटिव फायर कर रहे थे अलग अलग जगह पर, कि 2 राउंड इधर फायर किए, फिर थोड़ा सा शिफ्ट करके लेफ्ट राइट, और आई वॉज ट्राइंग टू लोकेट कि अगर फ्लैश दिखाई दे। एंड तकरीबन 30-40 मिनट 50 मिनट्स की एक्सरसाइज के बाद सर आई फाइनली वॉज एबल टू लोकेट समथिंग सर एट अ कॉर्नर। मुझे ऐसा लगा कि शायद वहाँ से कुछ फ्लैश आ रहा है, एंड फिर मैंने उस बडी को इंडिकेट किया वो जगह, कि मैंने कहा उधर की जगह दिख रही है, और उस जगह पर की फायरिंग 2 राउंड 3 राउंड का बर्स्ट बीच बीच के गैप में आप फायर करते रहो। दिस अगेन कंटिन्यूड तकरीबन सर 30 मिनट तक, वो 3 या 4 राउंड का एक बर्स्ट, फिर थोड़ा सा गैप, फिर 3-4 राउंड का एक बर्स्ट। तकरीबन आधे घंटे के बाद सर उसी एग्जैक्ट लोकेशन पर जो फायर कर रहा था वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट की आवाज़ और फ्लैश आया थोड़ा सा, एंड वहाँ से उसके बाद फायर आना रुक गया सर। इमीडिएटली मैंने सामने वाले कंपनी कमांडर जिनसे नज़दीक थी वो लोकेशन, उनको बोला कि सर आई थिंक यहाँ पर कुछ था, वहाँ से एक ब्लास्ट भी हुआ है, तो आप एक छोटी सी सर्च टीम अगर जाके अंदर हम जाके उसको चेक कर सकते हैं। हमने एक छोटी सी सर्च टीम बनाई सर, और वो रात के कॉर्डन ले जाके, एंड वी पहुँचे जब वहाँ पर, तो हमें रियलाइज़ हुआ कि सर एक मिलिटेंट वहाँ पर न्यूट्रलाइज हो गया था, शायद उसके पास कुछ ग्रेनेड था, उसके ऊपर शायद ब्लास्ट हो गया था या बुलेट्स की वजह से। तो एक मिलिटेंट सर वहाँ पर रात में हमें जैसे जाके हमने पॉजिटिवली देखा, सामने दिख गया, वो न्यूट्रलाइज हो चुका था सर, तो हमने उसका वेपन उठा के और कॉर्डन से बाहर आ गए सर। ब्लास्ट के मार्क्स होंगे आप? सर ब्लास्ट में उसकी पूरी बॉडी पूरी खुल गई थी सर, ऑल उस इंटेस्टाइन्स एंड एवरीथिंग पूरा बाहर आ चुका था, तो बुरी थोड़ी सी बॉडी की हालत हो जाती है सर, स्पेशली अगर आपके बहुत बॉडी के क्लोज ग्रेनेड ब्लास्ट हो सर। सो एक पॉजिटिवली कंफर्म हो गया था सर कि वन वाज ऑलरेडी न्यूट्रलाइज्ड। हमने उसका वेपन AK-47 वहाँ से रिकवर की और कॉर्डन से वो टीम बाहर आ गई। तो अब एक कंफर्म हो गया था कि एक मिलिटेंट कम है, और देन वी वर लुकिंग कि बैलेंस 2 अगर हैं तो उनको फायर करना सर। सेम ड्रिल कंटिन्यूड सर, कि वो दोनों भी अलग अलग लोकेशन से फायर करते रहे सर,
और सुबह के तकरीबन इस चीज़ को 6-7 बज गए एंड फर्स्ट लाइट वहाँ पर सर सर्दियों के टाइम में तकरीबन 7:30 से 8 बजे तक आती है, तो वी वर ईगरली वेटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम कि फर्स्ट समय हो लाइट जाए। जल्दी से आए, बिकॉज लाइट्स का जो इफेक्ट था सर, कॉर्डन लाइट्स का इफेक्ट काफ़ी कम हो गया था सर। और वहाँ पर सबसे डिफिकल्ट टाइम होता है सर हमारे ट्रूप्स के लिए सर, जो कॉर्डन में लगे हुए हैं, रात भर से बैठे हुए हैं सर, और बर्फ़ गिर रही है सर, हल्की बारिश भी हो रही है, गीले भी हो चुके हैं। तो सर आरआर का जो डिफ़िकल्टी लेवल था उस समय, आपको एक्चुअल आप हर चीज़ देख रहे हो अपने सामने से कि इन स्पाइट ऑफ हमारे जवानों की सर ये एक बहुत खूबी आप बोलिए, या उनका एक जो ग्रिट होता है, उनकी टफनेस दिखाती है कि रात भर गीले होने के बावजूद सर्दी में बैठे हैं, बर्फ़ भी गिर रही है, बट फिर भी एक भी बंदा बिल्कुल फिक्स्ड है, अलर्ट है, और कोशिश नहीं करता है नॉर्मली मिलिटेंट कि उस कॉर्डन को तोड़ के निकल सकें सर। तो अगेन वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था सर। बट हमारे लिए भी एक चैलेंज था कि शायद कहीं से वो फर्स्ट लाइट का जो एक टाइम होता है सर, बिटवीन दी फर्स्ट लाइट एंड लास्ट लाइट, जो निकलने से सूरज के पहले सर, उसमें सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं मिलिटेंट के, और जो प्रीवियस जितने भी केसेस हैं मिलिटेंट के एस्केप करने के सर। बिकॉज ये लास्ट अपॉर्चुनिटी टाइप की महसूस होती है कि निकल लो तो निकल लो, नहीं तो इसके बाद उजाला हो जाएगा। करेक्ट सर, यस सर। सो उसको हमने गेज करते हुए सर ये रियलाइज़ किया कि सर अभी फायर, एंड तो हम लगातार फायर करते रहे उसके ऊपर सर, एंड फाइनली हमें रियलाइज़ हुआ सर कि तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे के आसपास 2 बड़े घर स्ट्रक्चर्स थे सर, ह्यूज हाउसेस, 3 स्टोरी बिल्डिंग, एंसिलरी स्ट्रक्चर टाइप के सर। उसमें एक आधा कंस्ट्रक्टेड था सर, एक पूरा घर बना हुआ था, एक नया घर बन रहा था। तो उनके दोनों के घरों के बीच में देयर इज़ अ गैप बन गया था, जो गली पीछे से जाके जो बंद थी। कितना बड़ा, इनफैक्ट हम उसमें भी देख सकते हैं। ये सर, मैं आपको उसमें भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ। गली का तकरीबन उस गली की जो डेप्थ थी तकरीबन 20 से 30 मीटर के आसपास रही होगी सर, बट वो गली पीछे से बंद थी। तो वो दोनों बंदे अंदर जाके फंस गए थे, और अंदर से उन्होंने बिल्कुल कवर लेकर वो बाहर आते थे, टैक्टिकली बिल्कुल बाहर आके गली से फायर करते थे फायर बेसिस पे, और वापस गली के अंदर चले जाते थे। और ये दोनों एफटी थे? ये इसमें एक एफटी था सर और एक लोकल था सर। जो Foreign- रात एक में एक foreign न्यूट्रलाइज हुआ terrorist था, एक पाकिस्तानी था। एक वो पाकिस्तानी था सर। अब हमारे लिए इसमें समस्या ये हो गई थी सर कि उस जगह पर वो बड़े घरों की वजह से हमारा कोई भी फायर इफेक्टिव नहीं हो पा रहा था वहाँ पर सर। एक का फायर हम नहीं कर पा रहे थे बिकॉज वो घरों के में रुक जा रहा था। हमने एमजीएल का फायर करने की कोशिश की ऊपर, एमजीएल का फायर भी इफेक्टिव नहीं हुआ सर। फिर हमने आरएल का फायर भी करने की कोशिश की सर, आरएल का फायर भी इफेक्टिव नहीं हुआ, और ये कंटिन्यूस 2-3 घंटे तक ये ड्रिल चलते जा रही थी। और तकरीबन 9 बजे के आसपास ये डिसाइड किया गया है सर कि इस घर को या इस जगह को फिजिकली ही न्यूट्रलाइज करने का एक इकलौता तरीका है, वरना इसको हम फिजिकली इसके अलावा हम न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते सर। उसके लिए सर मेरे से पूछा गया, और मैं कि आप क्या जाना चाहेंगे इसके लिए, तो मैं तो आई वाज वेरी एक्साइटेड ऑलरेडी सर कि मुझे पहला मौका मैं ऐसा करके मिल रहा था सर हाउस इंटरवेंशन का। तो एक मेरा बडी पेयर ऑफिसर लेड और एक और ऑफिसर थे। हमने डिसाइड किया कि सर 2 बडी पेयर हम मिनिमम टीम रखेंगे, स्मॉल टीम, जिसमें 2 बडी पेयर्स होंगे जिनको दोनों को ऑफिसर लीड करेंगे सर। और हमारे बडी की हमने एक डिटेल्ड ब्रीफिंग की सर, जिसमें कमांडर ने हमसे पूछा कि हमें क्या चाहिए, तो हमने वी रिक्वेस्टेड 2 शील्ड्स जो हमारे पास होती हैं सर, और हमने अपने बडीज़ को डिटेल ब्रीफ किया सर कि तेरा काम सिर्फ इतना है कि तू शील्ड को इंटैक्ट होल्ड करके रखे, कुछ भी अगर हो गया तो वी ऑल विल बी इन ट्रबल सर। तो तुझे फायर नहीं करना है, तुम दोनों का काम सिर्फ ये है कि तुम्हारी शील्ड इंटैक्ट रहनी चाहिए, कुछ भी हो जब तक हम इसको पूरा खत्म नहीं हो जाता है। अभिषेक, स्क्रीन पे देखते हैं इसको। श्योर सर। या सर मैं आपको ऑपरेशन को थोड़ा सा इस मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा सर। सर ये वो जनरल एरिया था, जो क्लस्टर जिसकी मैं बात कर रहा था, जहाँ पर हमें खबर मिली थी और टेररिस्ट रुके हुए थे। हमारा अप्रोच इस तरफ था सर, हमारे नॉर्थ की तरफ दूध गंगा रिवर है सर, वो बहती है, और वहाँ से हम मेन रास्ते से अंदर की तरफ गाँव की तरफ आए थे सर, इस रास्ते से सर। हमारा जो कॉर्डन था सर, इनिशियल कॉर्डन, वो ये हमारा इनिशियल कॉर्डन था सर। तो इतने घर जो क्लस्टर के अंदर थे वो हमने पूरे कॉर्डन किए हुए थे, और हमने सर्च स्टार्ट की थी। मेरा जो लोकेशन था सर, वो इनिशियल मैं यहाँ पर लोकेटेड था सर, और जो मैंने आपको इनिशियल फायर फाइट बताई सर, वो यहाँ पर थी। हाउएवर सर, जो टारगेट हाउस था जो हमने आइडेंटिफाई किया था, वो तकरीबन जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में था सर। तो हमारे सरप्राइज के हिसाब से सर, बिल्कुल हमारे लिए एक नया वो था कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे शायद पहला फायर यहाँ से आता, बट बिल्कुल उसके उलट पहला फायर जिसके उसके बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में आया था सर। हमारे दोनों बड़ी शील्ड लेके इस घर की तरफ कर रहे थे, और हमारा पहला
ऑब्जेक्टिव ये था कि हम जल्दी से जल्दी जो ओपन एरिया है ये वाला सर, इसको हम कैसे जल्दी क्रॉस कर सकें सर। फर्स्ट लाइट आ चुकी थी और हम उतने ही विजिबल थे जितना सामने वाला विजिबल होता है सर। हमने एंड हमारा जल्दी से भाग के और जो थोड़ा सा हमने उसको हेस्ट किया सर, तो जल्दी से हम यहाँ तक फॉर्चुनेटली पहुँच गए सर। आप लोग ये ओपन में चल के गए? ये सर। एंड इस समय फायर आया? उस समय फायर लकीली नहीं आया सर, और वी वर एबल टू रीच। तो फर्स्ट बडी पेयर घर के इस तरफ सर, और एक बडी पेयर घर के इस तरफ हमने अपने आप को लोकेट किया सर। मैं इस तरह राइट साइड में, और जो दूसरा बडी पेयर था ऑफिसर लेड वो घर के लेफ्ट साइड में। एंड उसके बाद जो मेरे साथ ऑफिसर थे, हमने ट्राई किया कि हम गली के अंदर एक बार ऑब्जर्व करने की कोशिश करें कि लोकेशन अगर हमें क्या वो दिखाई दे पा रहे हैं। और वो लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था सर कि जैसे ही मैं थोड़ी सी शील्ड की आड़ लेके मैंने गली की तरफ यहाँ से देखने की कोशिश की सर, सो वो बंदे हार्डली लेस देन 10 मीटर्स पे, एक बंदा ज़मीन में बैठा हुआ था सर और एक बंदा उसके साथ में खड़ा हुआ था। एंड वो फर्स्ट आई कांटेक्ट विद द मिलिटेंट जो आपको होता है सर, वो हुआ और मैं पीछे की तरफ एकदम से मूव हुआ सर। मैंने सर को बताया कि सर बिल्कुल ही पास में है, और हमने डिसाइड किया कि सर हम इसको भी न्यूट्रलाइज, यहाँ से हमें नज़दीक है और न्यूट्रलाइज कर सकते हैं इनको। तो हमने डिसाइड किया कि सर इस तरफ से जो बड़ी पेयर है वो यहाँ से फायर करेगा और मैं लेफ्ट साइड से, दोनों एक साथ ही फायर करेंगे। हमने अपना मैगजीन चेंज किया एंड वी डिसाइडेड कि जब तक मैगजीन पहला खाली नहीं हो जाता है तब तक हमने रुकना नहीं है सर। तो बोला ठीक है। एंड सर जैसे कि हम आरआर में फॉलो करते हैं, एसएफ में फॉलो करते हैं, 2 मैगजीन को ज्वाइन करके हमने वो पहले से प्रिपेयर करके गए थे, सो दैट मैगजीन को चेंज करने का टाइम को हम रिड्यूस कर सकें, मिनिमल रखें सर। जैसे ही सर हमने इसके अंदर से फायर करना, एंड मैं जैसे ही गली के अंदर वापस फाइनली मुड़ा टू फाइनली फायर सर, उस समय आई कुड सी उस बंदे ने ग्रेनेड लॉब किया सर। ग्रेनेड लॉब करने का टाइम और हमारा फायर करने का टाइम वो इतना कम था, रिएक्शन टाइम नहीं था उसमें बिल्कुल सर। तो दो वी कुड सी कि उसने ग्रेनेड लॉब किया सर मेरी तरफ, बट हमारी टीम की तरफ, और वो ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ, हमने भी फायर किया, ग्रेनेड भी उसी टाइम ब्लास्ट हुआ। सो लॉट ऑफ केओस वाज देयर फॉर गुड अबाउट 30 सेकेंड सर। नहीं, आप फायर कर रहे थे और ग्रेनेड तभी फटा? उसी समय फटा सर। और सामने? ये सर मतलब हार्डली मेरे से 7-10 मीटर मुश्किल से होगा सर डिस्टेंस पे, 7 लेस देन 10 मीटर्स में भी सर वो ग्रेनेड फटा सर। और उस समय इतना केओस हो गया, धूल मिट्टी सारी उड़ गई और हम भी पूरा फायर कर रहे हैं, सारा कुछ हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे ही डस्ट थोड़ी सेटल डाउन हुई सर, तो जब थोड़ा सेटल डाउन हुआ हमें दिखाई दिए कि वो बंदे नीचे बॉडी दोनों साइड में पड़ी हुई थी, उनको इंजर हो गए थे सर कन्फर्मेटरी। और जो कि हमारा सेट ड्रिल है सर, हमने डिसाइड किया कि हम कन्फर्मेटरी शॉट लेकर इसको कंफर्म करेंगे कि मिलिटेंट्स जो दोनों हैं वो न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। फिर हम दोनों बड़ी पेयर ने सर एक मिलिटेंट को जो हमें दिख रहा था सामने से, हमने दोनों पे कन्फर्मेटरी शॉट लेकर उन दोनों को कंफर्म किया पॉजिटिवली। तब तक हमारे दोनों बड़ी पेयर सामने ही देख रहे थे और हम उनके शील्ड का ऊपर से फायर करना पड़ रहा था हमें सर, बिकॉज जगह की रिस्ट्रिक्शन थी सर। एंड फाइनली जब हमने कंफर्म किया रेडियो सेट पे कि बोथ द मिलिटेंट्स वर डाउन, उस समय मेरे बडी ने, शुभम था सर, उसने नीचे रखी शील्ड एंड फाइनली ही टर्न्स टुवर्ड मी कि साहब मर गए दोनों। और ही उसका ये बोलना सर, और देन ही स्टूड फॉर अ सेकेंड्स। तो मैंने क्या हुआ, बोला साहब आपको आँख के पास से ब्लड आ रहा है। तो मैंने कौन, बोला साहब लेफ्ट आई के पास से। तो मैंने सर उस समय आई जस्ट पुट माई हैंड एंड माई एंटायर हैंड वॉज सॉगिंग इन ब्लड सर। और तो उसमें एक फनी इंसिडेंट हुआ, सर ने जैसे मुझे सामने देखा, जो दूसरे ऑफिसर मेरे साथ थे, उन्होंने इमीडिएटली रेडियो सेट पे कॉल कर दिया कि सर अभिषेक को लग गई है। अब सर आप कॉर्डन के अंदर लग गई है का और मतलब सीओ तो के लिए आई थिंक सर दिस वर्ड सुनना, दिस कुड बी अ नाइटमेयर। अब लग गई है, कितनी लग गई है, कहाँ लग गई है, बुलेट लगी है, क्या लगा है। एंड वो रेडियो सेट पे वो चैटर स्टार्ट हो गया कि और सर कहाँ लगी, क्या लगा, सर कुछ नहीं पता, मैं इसको बाहर भेज रहा हूँ। सो मैंने सर अपना वेपन इमीडिएटली हैंड ओवर किया। हाउ बैड वाज इट, कितना खराब? सर मुझे तो आई वाज नॉट फीलिंग एनीथिंग सर, मतलब समहाउ मेरे को पेन नहीं हो रहा था, कुछ भी ब्लड आया जा रहा था सर खूब सारा, बट आई वाज नॉट फीलिंग एनीथिंग, पेन मुझे बिल्कुल नहीं हो रहा था उस समय सर। मैं बाहर गया तो हमारा सर, जैसे कि हमारी ड्रिल होती है, रेजिमेंटल मेडिकल ऑफिसर वाज देयर प्रेजेंट इन लोकेशन। इमीडिएटली ही सॉ मी, अटेंडेड मी। तो उसने जब वुंड को साफ किया तो ही कंफर्म कि सर वुंड जो एंट्री वुंड है वो छोटा है, तो इट कैन नॉट बी अ बुलेट, इट इज सर्टेनली अ स्प्लिंटर, बट वी आर नॉट अवेयर कि वो स्प्लिंटर कट के थ्रू चला गया है, वो कहाँ है। एंड देन फॉर गुड अबाउट 5-10 मिनट्स मैं उससे बातें भी करता रहा, एंड ही इज ऑपरेटिंग ऑन मी सर, साफ सुफ करते हुए।
एंड देन फाइनली सर आई फेंटेड, मेरे को रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरे को कब बेहोश हो गया सर मैं. एंड देन आई वाज टेकन टू द फेमस 92 बेस हॉस्पिटल ऑफ द इंडियन आर्मी सर. एंड वहाँ पर पहुँचा सर एंड वाज देयर फॉर सम टाइम. व्हेन जब वहाँ टेस्ट वगैरह हुए सर, देन इट वाज डिटेक्टेड कि सर देयर वर 2 splinters, they were still embedded in my left eye sir. अभी भी हैं. And they are still there sir. The doctors could not retrieve them sir, so they had grazed through my eyeball sir and had got lodged behind my eye sir. Oh my It is a god, very critical location sir. Yeah. you're damn lucky यार. Your विजन आपकी ठीक है? sir, vision is fine sir, so that way I was very very lucky sir. फाइट भी इतने मिल गए और Yes sir. आँख भी बच गई. Yes sir. So I was there in 92 BH. वहाँ से I was shifted to, after few days I was shifted to R&R hospital sir. And R&R hospital में sir, like you said, जो eye specialist थे, उन्होंने जब मुझे first attend किया sir, and he went through my case and he examined me sir. He sat down on his chair and the first expression from him is that you are one lucky gentleman that I have seen today in my this thing. He was a very experienced officer sir. Yeah. And he told me कि मतलब a splinter of that nature has gone through the eye, grazed through your eye, and it has bloody missed everything vital. This is just not possible. I'm not able to comprehend कि कैसे हुआ ये. It has missed your eye, retina, everything is intact. जो injury है, it can be repaired, it can be surgery से वो ठीक हो जाएगी, but it has bloody missed everything vital. तो मैंने कहा सर आई एम नॉट श्योर वेदर आई शुड बी हैप्पी और आई शुड बी सैड अबाउट इट. सर वहाँ पर जाने के बाद सर मैं रहा थोड़े दिन हॉस्पिटल में, R&R हॉस्पिटल दिल्ली में सर. वहाँ पर मेरा इलाज हुआ, मेरी आँख की सर्जरी हुई सर, और तकरीबन 20 दिन वहाँ पर रहने के बाद मुझे वहाँ से डिस्चार्ज किया गया. उसमें सर प्रॉब्लम ये थी कि मैंने अभी तक, मेरा ऑपरेशन इलाज हो गया था, 20 दिन हो चुके थे, मैंने घर पे अभी तक बताया नहीं था कि मुझे इंजरी हो गई है सर. घर से फ़ोन आता तो मैं बात नॉर्मल करता था सर. तो मुझे सिक लीव वहाँ से रिकमेंड की गई सर कि अभी आपको सिक लीव जाना पड़ेगा सर. तो आई रिक्वेस्टेड द डॉक्टर कि सर आप मुझे सिक लीव मत दो, मैं आई विल गो टू माई यूनिट, वहीं में रहूँगा सर जाके. फिर सीओ से, ही वॉज नॉट अग्रीइंग टू इट सर. सीओ से मेरी उसने बात जब मेरी हुई तो सीओ ने बोला कि तू सिक लीव चले जा बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड. मैंने कहा नहीं सर, बिकॉज सर मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे पेरेंट्स जिनको मैंने अभी तक बताया नहीं ये सब चीज़ें, मैं ऐसी हालत में उनके पास जाऊँ और फिर वो मुझे देखें सर. तो मैं यूनिट वापस चला गया. यूनिट में जाने के बाद मैंने उनको बताया कैसे करके चोट लगी थी, एंड देन यूनिट में रहा कुछ दिन, एंड देन वेंट बैक होम सर. एंड दैट टाइम आई वाज एब्सोल्युटली फाइन सर. वो स्प्लिंटर हैं सर, दे आर स्टिल देयर इन माय आई सर. तो अभी रेगुलरली उनका थोड़ा सा हैम्पर करते हैं, थोड़ा सा इश्यूज मेरे को हैं. But sir, it is a great experience, and I'm really happy that this kind of combat experience, different experience, different experience, sir. Combat experience, battle wounded, sir. Anything that a soldier would want in his life, sir. Absolutely. With God's grace, sir, with everybody's blessing, sir, I had got everything that any soldier would desire in his life, sir. So it was a great experience for me, sir. Overall. आजो कम अभिषेक. Thank you, sir. अभिषेक, इसके बाद और कोई ऐसा ऑपरेशन जिसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग भी रहा हो, मज़ा आया हो? एक होता ना कि कई बार और भी ऑपरेशंस होते हैं कॉम्बैट में ना कि यार इंटरेस्टिंग था बड़ा. सर वैसे तो आरआर के सारे ऑपरेशंस भी, हर ऑपरेशन अलग होता है जैसे हम बोलते हैं, उसके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं. बट फिर भी कुछ ऑपरेशंस जो रहते हैं दिल के पास रहते हैं, नज़दीक रहते हैं सर. सो एक तो ये ऑपरेशन मेरा जो था जिसमें मैं इंजर्ड हुआ सर. तो दिल और आँख दोनों के पास रहेगा. यस सर, यस सर. सो उसके बाद सर मैं तब तक कंपनी कमांडर बन गया था सर. एंड कंपनी जो थी सर, आई वाज कंपनी कमांडर सर. सो वहाँ पर सर, अब यहाँ पर मेरी इस कंपनी के अंदर इशू ये था सर, हम गए हैं सर, आपने देखा है, इट इज़ द फ्रिंज ऑफ श्रीनगर सिटी, इट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ श्रीनगर सिटी सर. सो मैं जिस कंपनी के अंदर आया था वहाँ पर वो गांव और छोटे घर, फ्रिंजेस, एंसिलरी स्ट्रक्चर्स बहुत सारे थे. यहाँ पर मैं अचानक से आया तो मैक्सिमम आर 3 स्टोरी बिल्डिंग्स, 2 स्टोरी बिल्डिंग्स, ह्यूज हाउसेस, डेवलप्ड एरिया. एवरी हाउस जो है, घर जितने भी घर हैं उनके सबकी बड़ी बड़ी बाउंड्रीज हैं सर. मतलब 10 फीट 8 फीट से ऊपर बाउंड्रीज हैं. वहाँ पर आपने कॉर्डन लगाना बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है सर. तो एक बिल्कुल ही अलग डिफरेंट टेरेन आप उसको बोलें, एक डेवलप्ड करके बहुत डिफिकल्ट था. ऑपरेशनल डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं सर बिल्कुल. एंड आप एक तो श्रीनगर से बहुत नज़दीक हैं सर, मेन सिटी से बहुत नज़दीक हैं सर, तो वो चीज़ें एंगल भी आपके लिए एक तरीके से प्ले करना स्टार्ट कर देती हैं.
बहुत सारे श्रीनगर के जो लोग संभ्रांत लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ऑफिसर्स, बहुत सारे जो सिविल गवर्नमेंट में काम करते हैं, वो अब आके टाउन में सेटल हो गए हैं सर। सो आपको ये भी ध्यान रखना होता है सर कि जब आप ऑपरेशन सक्सेसफुली करते हैं, आप जब सर्च कर रहे हैं, तो नॉर्मल पब्लिक को, सिविल आम आदमी को, और जो थोड़े और रिस्पेक्टेड हाँ। लोग हैं, रह रहे हैं वहाँ पर, उनको ऐसी समस्या ना आए हर दिन। तो बहुत ही सिलेक्टिव चीज़ों को और बहुत ही क्रिटिकली जो जिनकी इंट्स बहुत अच्छी होती हैं, उन पे हम ज़्यादा फिर फोकस करते हैं सर। तो एक और ऑपरेशन बहुत इंटरेस्टिंग आए जब मैं यहाँ पर आ गया, तो टाउन में, मेन टाउन में सर, एक ऑपरेशन हुआ था हमारा अक्टूबर के महीने में सर। उसमें सर क्या था, एक हमारा लोकल मिलिटेंट एक्टिव हुआ था कुछ समय पहले, तकरीबन 1-2 महीने पहले सर। उसने सर ब्रॉड डेड में, हमने न्यूज़ में सुना होगा काफ़ी सर, उसका एक वीडियो सीसीटीवी फुटेज काफ़ी वायरल हुआ था, जो न्यूज़ पे भी अवेलेबल था सर। ब्रॉड डे लाइट में सर, श्रीनगर सिटी के अंदर उसने फिरन उठा के और ही किल्ड 2 पुलिसमैन इन द ब्रॉड डे लाइट सर। यस सर। So after that incident, he was one of the top sought after militant in the valley at least sir. So everybody was after him, and finally one lucky day sir, पुलिस को हमें एक इंट मिली जहाँ पर 2 अलग अलग गांव जो तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे थे सर, कि पुलिस के पास ये इनपुट था कि या तो यहाँ पर हो सकता है, इस घर में हो सकता है, या इस घर में हो सकता है जो 3 किलोमीटर दूर है सर। और 2 अलग गांव 2 अलग अलग गांव थे सर। और मोर इंटरेस्टिंग कि सर उस दिन सेम डे टाइम में हमारा एक ऑपरेशन ऑलरेडी हुआ था सक्सेसफुल। तो कंप्लीट करने के बाद हम मेस में गए थे, हमने थोड़ा सा एक छोटा सा गेट टुगेदर सारे ऑफिसर्स के साथ में बैठे हुए थे, और ये शाम का टाइम हो गया था। शाम को पुलिस का ये इनपुट आया कि सर ऐसे करके 2 हमें घर मिले हैं, इनमें से दोनों में कहीं पर भी हो सकता है। और ये इंसिडेंट होने के बाद कितने दिन बाद था ये? सर ये तकरीबन 2 से 2.5 महीने के बाद सर। 2 से 2.5 ये सर। तो हम मेस में ही सारे, लकीली सारे ऑफिसर्स, हम उस ऑपरेशन की वजह, तो हमारा दिन में ही ऑपरेशन हुआ था, सेम डे सर। उसको हम डिस्कस करने के लिए हम मेस में इकट्ठे हुए थे सर, एंड वहाँ से उसके बाद ये इनपुट आ जाती है हमको उसी समय, शाम का टाइम तकरीबन सर। तो हमने डिसाइड किया कि सर 2 घर हैं, क्योंकि हम पुलिस ने, एसएसपी ने बताया कि वो दोनों घर इंपॉर्टेंट हैं, इक्वली इंपॉर्टेंट। मुझे भी नहीं पता कि कौन सा वो है, बट 2 घर फिक्स हैं। तो हमने डिसाइड किया कि सर हम 3 कंपनी कमांडर अपनी क्वार्टीज़ और प्लस जो जेसोलेट क्वार्टीज़ हैं, वो एक जगह क्लस्टर, एक गांव में लॉन्च करेंगे ऑपरेशंस, सर्च ऑपरेशंस, और बाकी 3 कंपनी कमांडर्स लेड बाय द अदर क्वार्टीज़, वो एक जगह पर ऑपरेशन लॉन्च करेंगे सर, साइमल्टेनियसली सर। तो हमने प्लान किया सर, एंड वी मूव्ड आउट। जिस दूसरे घर में लॉन्च, पहले मैं दूसरे वाले घर में था, जो दूसरा वाला क्लस्टर था, वहाँ पर लॉन्च हमने किया। वी स्टार्टेड सर्चिंग हाउसेज, एंड हमने ग्रुप बना रखा था, तो उस पर डेली वो इमीडिएट अपडेट आता था कि कहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, कैसे करके हो रहा है सर। आई वॉज अबाउट टू सर्च इन अ हाउस जो दूसरे क्लस्टर में था, एंड मैंने मैसेज देखा इमीडिएटली कि कॉन्टैक्ट, वहाँ पर लोकल जो हमारा ग्रुप में वो था, कैच वर्ड वॉज द कॉन्टैक्ट। सो आई द मैसेज पॉप्ड अप कॉन्टैक्ट, एंड आई इमीडिएटली कॉल्ड माई टीम, क्लोज डाउन किया, बिकॉज नाउ वी वर कन्फर्म कि ये वाला जहाँ पर मैं सर्च कर रहा था इस गाँव में, वहाँ नहीं है, इट इज़ इन दी अदर विलेज, एंड आई हैव टू इमीडिएटली रीच देन रीइंफोर्स देयर सर। हमने इमीडिएटली कॉर्डन शिफ्ट किया वहाँ पर, तब बेसिक इनिशियल कॉर्डन लग गया था सर। तो सबसे पहले तो आपको जो वहाँ पर मिशन लीडर है, वो आपको ओरिएंट करता है कि सर ये वाला टारगेट हाउस है जहाँ पर बंदे कंफर्म हुए हैं सर। वहाँ पर सर बंदे, उसके अंदर हमने जब कंफर्म किया, तो बंदे पहले, जब मैं पहुँचा तो कंफर्म हो चुका था सर। फायर फाइट अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था। सो आई डिसाइडेड टू, मेरा हमेशा से एम रहता था सर कि मैं टारगेट हाउस के जितना नज़दीक से नज़दीक कैसे पहुंच पाऊं सर, जिसके लिए मुझे सर काफ़ी बार वो भी डांट भी पड़ती थी सर, सीओ की तरफ से और बाकी के सीनियर्स की तरफ से। बट सर हमेशा से रहता था कोशिश अंदर से, तो कि जितना नज़दीक मैं टारगेट हाउस के पास से जाऊंगा उतना कोशिश करूंगा। तो उसी सेम ब्रेथ में सर मैंने बाहर से कॉर्डन के, आउटर कॉर्डन के बाहर से अपनी सर्च टीम को बोला, हमने जल्दी जल्दी वी ट्राई टू क्लोज इन विद द हाउस, एंड लकीली सर जो कॉर्डन हाउस, जो टारगेट हाउस था, उसके पास में एक घर था, वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ था, ऑक्यूपाई नहीं हुआ था सर। एंड वी डिसाइडेड कि ऑक्यूपाई दिस हाउस, एंड वी फाइनली क्लियर्ड, एंड व्हेन वी ऑक्यूपाइड दिस हाउस, वी रियलाइज कि सर जिस घर के अंदर हमने फायर बेस लिया है सर, वो घर है, बीच में एक गली है, और गली के जस्ट ऑपोजिट वाला घर जो है वो टारगेट हाउस है। गली बहुत मिल रही है। गली अभी सर मेरा बडी बोला साहब इतना नज़दीक भी नहीं जाना था। तो वी वर जस्ट, मतलब लेस देन 20 मीटर्स, बीच में गली, सामने टारगेट हाउस, और इधर वाले में हम। बट सर अभी इस घर के सारे लाइट्स ऑफ थे सर, जिसमें हम टारगेट हाउस थे।
जिसमें हम बैठे हुए थे सर। सामने टारगेट हाउस में 2 बंदे थे सर, एक जिस बंदे का पॉजिटिवली कंफर्म हो गया था सर, एंड जो दूसरा था उनको अभी तक पता चल गया होगा। कॉर्डन लग गया था, तो देवर ट्राई टू लुक कि किधर से फौज आ रही है एंड वैसे करके सर हमने लिया। हमारा घर का जो रूम का लाइट था वो ऑफ था, तो हम उसको देख पा रहे थे सर खिड़की पे मूवमेंट थोड़ा सा उसका, बट बिकॉज अभी हम वो वाला कार्रवाई कर रहे थे जिसमें हम सिविलियंस को हम कॉर्डन से बाहर निकाल रहे होते हैं सर, तो हम फायर नहीं कर सकते उस समय सर। तो वो सीक्वेंस चल रहा था, तो मुझे क्लियरली सामने दिखाई दे रहा था, बट मैं फिर भी फायर नहीं कर सकता था बिकॉज सिविलियंस वाला ड्रिल चल रहा था सर। ही वो नहीं देख पा रहा था मुझे, लेकिन हम उसको देख पा रहे थे। तो मैंने इमीडिएटली कंफर्म किया रेडियो सेट पे कि सर उमर है। तो मुझे पूछा गया कि कंफर्म, मैंने कहा सर इट इज़ लेस देन 20 मीटर्स फ्रॉम मी एंड ही वाज फ्रॉम माय CUB AOR, मेरी कंपनी ऑपरेटिंग बेस का AOR का था। तो और ज़्यादा डिटेल मुझे फेस 100 फोटोज ऑल्सो, और बिफोर वो एक्टिव हुआ था सर उससे हम मिले भी थे सर। अच्छा। सर वो रूटीन में ही वो तो सस्पेक्टेड गाय पहले सर, वो थोड़ी एक्टिविटीज़ उसकी, बाद में वो एक्टिव हो गया सर, तो उसके ऐसे फेस वॉज थोड़ा फेमिलियर सर, तो आई कुड मेक आउट कि वही है। ये स्टार्ट हो गया सर, एंड देन फाइनली जब वो सब कुछ क्लियर हो गया एंड ये हुआ स्टार्ट कि फायर फाइट अभी स्टार्ट हो सकती है किसी भी टाइम सर। मैंने अगेन सर सामने की विंडो थी उस पर अपने बडी पेयर को 2 को रखा, एक शील्ड रखी सामने सर, एंड आई टोल्ड देम कि मैं थोड़ी देर जो दूसरा विंडो है उसमें नीचे से बैठ के मैं इधर ऑब्जर्व करता हूँ, जो मैंने पिछले में बताया सर। एंड उसमें सर थोड़ी सी किस्मत ख़राब थी मेरी सर, तब तक फायर फाइट स्टार्ट नहीं हुआ था सर। जैसे ही मैं बैठा सर और मैंने पीछे की टेक लगाई हल्की सी सर, पीछे वॉल थी, और उस घर की सारी लाइट्स अचानक से, हमारे रूम की सारी लाइट्स ऑन हो गई सर। नाउ एवरीबॉडी इज इन पैनिक एंड शाउटिंग कि किसने ऑन की, किसने ऑन की, और मैं भी सर, मेरा भी फर्स्ट इंप्रेशन है किसने ऑन की। लेटर रियलाइजिंग कि जहां मैं बैठा स्विच पीछे था सर, एंड इस सेकंड में सर ही वाज जस्ट इन फ्रंट ऑफ अस, लाइट एकदम से ऑन हुई, ही रियलाइज कि फौज सामने है सर, और ही स्टार्टेड फायरिंग ऑन आवर फायर बेस बुरी तरीके से सर। सो फर्स्ट उसका पूरा बर्स्ट आया फायर पे, वी समहाउ एस्केप्ड सर that initial this thing sir, and then I crawled and switched off the lights sir. So, but उसमें सर that was a crazy day, मैंने उस हिसाब से अगर देखूँ मैं सर कि अगर उसमें भी सर अगर थोड़ा सा भी डिले होता तो उस दिन भी हम सर काफ़ी हमारा नुकसान हो सकता था सर। फिर समाओ करके एंड ही ऑल्सो रियलाइज कि इस वाले घर में फौज आ गई है, तो वो इस वाले की तरफ विंडो की तरफ ही थोड़ा सा कम ही उसके बाद उसकी मूवमेंट स्टार्ट हुई सर। उसके बाद अगेन सर 2 बंदे थे, तो ये फायर फाइट दिस वाज द फर्स्ट फायर फाइट दैट स्टार्टेड, एंड अगेन ऑन द रेडियो सेट कहाँ से फायर आया, किसने सबको रीओरिएंट करना है, तो देन अगेन आई टोल्ड CO कि सर दिस इज़ द लोकेशन, यहाँ से फायर आया है। फर्स्ट CO का फर्स्ट रिएक्शन कि जहाँ पर तू होता है फायर वहीं से आता है, तेरे साथ कम लोग भेजने चाहिए मुझे हर बार। तो देन इट वाज, बट गुड पार्ट वाज कि इट वाज कंफर्म एंड फायर फाइट स्टार्ट हो गई थी सर। सो अगेन हमने सर वो ड्रिल जो हम फॉलो करते हैं सर, हमने, क्योंकि वो उसी इलाके का टेररिस्ट था सर, एक्टिव लोकल, हमने उसके घर वालों को बुलाया, उसके पेरेंट्स को, उसकी सिस्टर को, और सरेंडर के लिए अपील की, बिकॉज सर यूथ है कश्मीर का, कम उम्र का लड़का था सर, तो हमने, हमारी कोशिश भी ये थी कि सर अगर वो सरेंडर करता है तो उसको एक मौका मिले सुधार करने का। लेकिन सर वो हमने अपनी तरफ से भी कोशिश की, सरेंडर कॉल्स दिए उसको, उसके बाद उसके पेरेंट्स को बुलाया, उसके घर वालों की तरफ से भी उसको सरेंडर कॉल्स हमने किए, लेकिन उसने उस चीज़ को बिल्कुल भी सुना नहीं, एंड फायर रिटेलिएट होता रहा। तो फिर वी डिसाइडेड कि वो फाइनली ऑपरेशन को करना ही जाएगा इस बार भी सर, बिकॉज मैंने बताया आपको कि ये थोड़ा सा डेवलप्ड एरिया था, तो यहाँ पर जो घर हैं वो कॉन्क्रीट हाउसेज, 3 स्टोरी ह्यूज हाउसेज सर। अब ऐसे हाउसेज में सर ऑपरेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सर, क्योंकि आप घर में अगर आप एंटर भी कर रहे हो तो आप सर्च करना बिल्कुल, द नंबर ऑफ रूम्स आर मोर सर, सो सर्च इज डिफिकल्ट एंड देन देयर इज हाई चांसेस ऑफ बाइंग कैजुअलिटी सर। ये वाला सर स्टार्ट हुआ फायर फाइट, वी केप्ट फायरिंग ऑन द एंटायर नाइट, फायर फाइट एंसू सर। फिर सर वी ट्राइड कि और क्या हो सकता है, बिकॉज कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स हैं सर, कुछ हुआ नहीं था सर, तो वी ट्राई टू लॉब चिली ग्रेनेड्स जो MGL से हम फॉलो करते हैं, ये सर, ताकि सर वो अंदर अगर गैस बनेगी तो बाहर आ जाए सर, बट उससे भी सर ज़्यादा कुछ उससे भी बाहर नहीं आया सर, मतलब हार्ड कोड बिल्कुल थे दोनों लड़के सर, एंड उससे बाहर नहीं आया। तो फिर हमने सर MGL फायर किया सर, MGL में भी हमने सर जो WP एमिनेशन होता है, वाइट फॉस्फोरस सर, जिससे सर आग लग जाती है कई बार, तो हमारा ये
अंदाज़ा था कि शायद आग जब बढ़ेगी तब वो शायद बाहर आने की कोशिश करेंगे, बट टू आवर अम्यूज़मेंट सर उसमें भी बाहर नहीं आया। और उस घर में सर बिकॉज कंक्रीट स्ट्रक्चर था तो जलने वाली चीज़ें वैसे भी बहुत मिनिमल थी सर, तो लकड़ी ऊपर की जितनी जल गई उसके बाद सर वो घर फिर से इंटैक्ट ही था हमारे लिए। तो फाइट देन इट कंटिन्यूड सर, एंड देन मॉर्निंग में सर अगेन सेम थिंग हैपेंड। द डीएसपी पुलिस, दिस वाज द फर्स्ट ऑपरेशन सर व्हेन पुलिस वाज वेरी एक्साइटेड कि दिस ऑपरेशन शुड क्लोज, बिकॉज सर उनके जैसे दो मैंने बंदे आपको मारे बताया गए कि थे। सर उनके 2 जवानों को Yeah. सर, जिसमें एक एएसआई थे और एक कांस्टेबल थे सर, उनको ब्रॉड डे लाइट में एक लड़के ने मारा था। 2 मैसेजिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थी सर। एक तो वो पुलिस को एक ओपन चैलेंज हो जाता है कि डे टाइम में आप सेफ नहीं हो, पुलिस सेफ नहीं है, तो लोकल्स के बीच में एक बहुत गलत मैसेज जाता है। कॉन्फिडेंस, हाँ। तो वो कॉन्फिडेंस को रीइंस्टेट करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो पुलिस के नज़रिए से भी ये एक ऑपरेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट बन गया था, एंड पुलिस ये चाहती थी कि इस ऑपरेशन को बहुत ही क्लिनिकली और बहुत ही अच्छे से क्लीनली और ख़त्म किया जाए सर। सो पुलिस के एसएसपी थे, डीएसपी जो वो आए और उन्होंने बोला कि सर इसको हम कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर है, फिजिकली क्लियर नहीं कर सकते। तो उस घर में फिर हमने सर आईडी की मदद से बाद में उस घर को हमने डिस्ट्रॉय किया सर। एंड फाइनली सर वो जब आईडी ख़त्म हो गई एंड देन मॉर्निंग में उनकी बॉडी को वापस रिट्रीव करके वी हैंडेड ओवर टू द पुलिस, एंड इट वाज अ बिग सक्सेस सर फॉर द पुलिस एज वेल एज वहाँ की जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी सर। एंड बाद में उसको प्रोजेक्ट करना कि मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस को अटैक करके अगर कोई बंदा एक्टिव हुआ है, आप बच के नहीं जा सकते सर, स्पेशली यू आर टारगेटिंग, यू आर डीलिंग विद द राष्ट्रीय राइफल सर। सो वो तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सर कि लोगों को, जैसे वहाँ पर सर अगेन एक होता है कि लोग जो टेररिस्ट अटैक भी करते हैं, जो मेजर अटैक्स अगर आप देखेंगे जो वेपन स्नैचिंग होती हैं ये होती हैं, बट आज तक सर मुझे भी याद नहीं है मेरे टेन्योर के टाइम में या बाद में शायद आप ने शायद कभी सुना होगा कि आरआर पर किसी ने अटैक करके वेपन स्नैच किया हो कभी सर। सो इट इज़ अ आई थिंक रेपुटेशन आरआर की, राष्ट्रीय राइफल्स की ऐसी है सर कि उनका लेवल ऑफ प्रोफेशनलिज्म इतना अच्छा है, उनका लेवल ऑफ ट्रेनिंग कितना अच्छा है सर कि शायद किसी मिलिटेंट में इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो आरआर की किसी टुकड़ी के ऊपर फायर करें और उनका हथियार छीनने की या बचने की कोशिश करें। तो आरआर तो वो फोर्स है सर मेरे हिसाब से, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, वी सीक बैटल सर, वी सीक कॉन्टैक्ट, वी सीक फायर फाइट सर। सो हम चाहते हैं, कई बार तो हम आपस में मजाक में बात करते थे कंपनी कमांडर कि हम तो चाहते हैं कि आओ और हम अलग अलग सोर्सेज के थ्रू कि उसको बोलो यार मेरे पे अटैक करेगा, मेरी गाड़ी पे अटैक करेगा, कभी कोशिश करते हैं। तो वो लेवल ऑफ प्रोफेशन, तो वो एक मैसेजिंग बहुत अच्छी थी और दैट ऑपरेशन वेंट ऑन वेरी वेल सर। एंड अगेन सर टू दी प्रोफेशनलिज्म राष्ट्रीय राइफल्स, क्लीन ऑपरेशन सर, कोई कैजुअलिटी नहीं, जीरो कैजुअलिटी सर, नथिंग, एंड वेरी सक्सेसफुल ऑपरेशन दैट वाज कंप्लीटेड सर। अमेजिंग, अमेजिंग। हमारी तरफ से आपके पूरे यूनिट और नॉट जस्ट यू, पूरे राष्ट्रीय राइफल्स को वी लाइक टू सल्यूट। थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा बात आपकी जो यूनिट है फोरमेक सर जो एक्चुअली फर्स्ट सिख है, ये सर, और इन्फेंट्री डे भी जो हम मनाते हैं आपकी यूनिट के ऊपर ही मनाते हैं। ये सर। तो थोड़ा सा बताइए आप अपने यूनिट के बारे में। सर मैं फर्स्ट सिख रेजिमेंट जो है, जो बाद में कन्वर्ट हुई और 4 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट में शामिल हुई सर, उसका हिस्सा हूँ सर। और जब मैं एकेडमी में था और हमारा चॉइस ऑफ आर्म्स होता है सर, तो मैं शुरू से ही हार्डकोर इन्फेंट्री ऑप्टी था सर। एंड समहाउ सर मैं इन्फेंट्री में भी जो मैंने पहला चॉइस दिया था सर, वो सिख रेजिमेंट दी थी और बाकी 2 चॉइसेस अलग थे सर। सो जब मुझे अलॉट हुई रेजिमेंट तो मुझे 4 मैक अलॉट हुई, तो आई वाज कि सर शायद क्या गलत हो गया और मैंने कुछ और मांगा था और कुछ और मिल गया मुझे। नॉर्मली जो मैक मांगते हैं उनको मैक नहीं मिलती और Yes, वो sir. इन्फेंट्री मिल जाती है। आपने इन्फेंट्री मांगी और आपको मैक मिल गई सर। सो जब मैं कंपनी कमांडर के पास गया, मैंने उनको बोला कि सर मैंने कुछ और मांगा था, इन्फेंट्री मांगी थी, मुझे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री मिल गई। तूने क्या रेजिमेंट मांगा था? मैंने कहा सर मैंने सिख मांगी थी। बोला तू पागल है, यू आर वन ऑफ द लकीएस्ट गाइज इन द अकेडमी आज की डेट में जो होगा जिसको फर्स्ट सिख में, तुझे पता है 4 मैक इज़ द फर्स्ट सिख रेजिमेंट। एंड मैं अपनी बटालियन में जब आता हूँ सर, उन्होंने अपनी रेजिंग के दौरान से ही लेकर और आज तक तकरीबन हर एक लड़ाई में हिस्सा लिया है और अपना नाम बहुत ही ऊंचा किया है सर। और जब सबसे इम्पॉर्टेंट दिन सिख रेजिमेंट के इतिहास में और भारतीय सेना के इतिहास में आया,
जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ सर, 2 हिस्सों में बँटा और हमारा देश आज़ाद हुआ। और हम सबको पता है कि सर आज़ादी के बाद शुरू में श्रीनगर के महाराजा हरी सिंह ने ये डिसाइड किया कि वो एक अलग राज्य रहेंगे, इंडिपेंडेंट राज्य रहेंगे, जिसमें भारत को कोई परेशानी नहीं थी। और कुछ ही दिनों के अंदर पाकिस्तान की तरफ से इनकर्जन हो गया। उन्होंने रेडर्स की मदद से फोर्सफुली श्रीनगर पर कब्जा करने की कोशिश की सर। उसके सूरत में सर महाराजा रणजीत सिंह के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से दरखास्त की कि हमें भारतीय सेना की ज़रूरत है सर। और उस समय इमीडिएटली सर मेरी रेजिमेंट 1st सिख बटालियन वो पहली यूनिट थी जिसको एयरलिफ्ट दिल्ली से किया गया, पालम एयरफील्ड से सर, एंड ओल्ड एयरफील्ड दिल्ली में, श्रीनगर में वो लैंड हुए सर। और उसी दिन के नाम पर 27 अक्टूबर को ये इवेंट हुआ था सर। 27 अक्टूबर को मेरी पहली यूनिट थी जो लैंड हुई श्रीनगर ओल्ड एयरफील्ड पे। और उसी दिन के नाम पर आज हम इन्फेंट्री डे और शौर्य दिवस सेना मनाते हैं। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे सर, उन्होंने मेरी बटालियन को सेवियर्स ऑफ कश्मीर के तमगे से बाद में नवाजा सर। और उसके बाद भी सर सभी लड़ाइयाँ जो 1965 की लड़ाई सर, सिर्फ 1947 की लड़ाई में सर हमारी रेजिमेंट मेरी बटालियन ने श्रीनगर से लेकर टीथवाल तक सेक्टर तक लड़ाई लड़ी सर। और हमारे जो पहले कमांडिंग ऑफिसर थे सर, लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत राय सर, जो फर्स्ट कमांडिंग ऑफिसर थे यूनिट के, उनको इनिशियल आदेश था कि वो सिर्फ श्रीनगर एयरफील्ड को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने डिसाइड किया कि रेडर्स तब तक श्रीनगर पहुंच जाएंगे, फिर मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने खुद ही एडवांस किया बारामूला की तरफ सर। और एक फायर फाइट के दौरान, रेडर्स के दौरान वो शहीद हुए। पहले सीओ खुद ही शहीद, मतलब उनको ही वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट सर, वो शहीद हुए। और इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले महावीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया सर। सो पूरी लड़ाई के दौरान सर हमारी यूनिट को परमवीर चक्र सर, एक लांस नायक करम सिंह जी जो बैटल ऑफ टीथवाल में उनको मिला सर, और महावीर चक्र और वीर चक्र कई सारे से पूरी रेजिमेंट को सम्मानित किया गया सर। इनफैक्ट पहले तो आपके यूनिट, आपके रेजिमेंट के लिए वी वुड लाइक टू सैल्यूट। थैंक यू सर। और सेकंड, पूरे पॉडकास्ट में जो आपके अंदर से जो ये प्राइड निकल रहा है फॉर योर यूनिट, फॉर योर रेजिमेंट सर, दैट शोज द इथोस ऑफ द आर्मी। आर्मी की इथोस जो आर्मी को बांध करके रखता है, जो हमारे आर्मी को जो स्पेशल बनाता है, ये वो है आप जैसे यंग ऑफिसर्स के अंदर जो ये जज्बा है। यस सर। सो प्राउड टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच सर। अभिषेक, आप लखीमपुर खीरी के पास के रहने वाले हैं, एंड जितना शायद मेरे को आपने बताया कि कैप्टन मनोज पांडे सर का घर भी आपके घर के काफ़ी पास में ही है। यस सर। तो इंस्पिरेशन आपको इतनी सारी मिली कहाँ से? मतलब एक तो पांडे सर का नाम सुन के ही लोगों का जोश आ जाता है। यस सर। और आपकी फैमिली के बारे में थोड़ा सा बताइए। सर सो मैं सर बेसिकली लखीमपुर खीरी डिस्ट्रिक्ट है सर, उत्तर प्रदेश में, लखनऊ से तकरीबन 2 घंटे की दूरी पे, वहाँ पर का मैं रहने वाला हूँ सर। और हमारा जो पुश्तैनी घर है वो उसी के साथ में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है सर, वहाँ पर का हमारा गांव है सर। मेरे ग्रैंडफादर थे सर, उनका जॉब लग गया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो वो लखीमपुर शिफ्ट हो गए थे लेटर ऑन। तो दैट्स हाउ वी मूव टू लखीमपुर सर। सीतापुर में हमारा गांव है सर। सो व्हेन आई वाज एज अ किड सर, कारगिल वॉर या कॉन्फ्लिक्ट की सर बहुत ही आई वाज इन स्कूल, तो बहुत इमेजेस शार्प उस समय की रहती हैं सर। एंड उस समय सर माहौल ऐसा था कि आज की तरह टीवी नहीं होता था सर, बहुत कम टीवीज़ वगैरह थे, सब कुछ था। तो एक हमारे गांव में सिर्फ एक टीवी होता था जो हमारे घर में था, जो बैटरी वाले टीवी चलते थे। तो उसमें वो शाम की न्यूज़ और रेडियोज़ पे सर सुनना। उस समय सर जब कॉन्फ्लिक्ट आगे बढ़ा सर, तब तक मुझे भी इतना नहीं पता था बच्चा की तरीके से। और जब मैं टीवी पे देखना शुरू किया, और जिस दिन कैप्टन मनोज पांडे जी शहीद हुए, और उस समय उनका पार्थिव शरीर लखनऊ आया था सर, एंड लखनऊ से उनके गांव ले जाया जा रहा था। उस समय भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि लखनऊ से ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सर। सो भारत का प्रधानमंत्री, उनके साथ में एंड बहुत सारे और लोग, बड़े लोग, क्योंकि उनका गांव मेरे गांव से काफ़ी नज़दीक है सर। तो मुझे वो एक्सपीरियंस, जो एक फ़र्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था कि मतलब ऐसा कौन, ये मतलब कितना बड़ा इन्होंने काम किया है, जिन देश का इतना बड़ा नाम किया है सर, कि भारत के प्रधानमंत्री और इतने बड़े बड़े लोग जो इनको इनके राइट्स में आए हैं, इनको सभी लोग मिलने के लिए आए हैं, फैमिली वालों से लेके। मेरा सर वो पहला एक एक्सपोजर था ऑफ हिम। एंड उसके बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहा, मैं उनके बारे में थोड़ा सा और
पता कर सकता था जितना भी पता करता रहा सर। फाइनली बाय द टाइम आई वाज इन क्लास 6-7 सर, तब तक वो इतना कॉन्क्रीट हो गया था सर कि तब तक मैं डिसाइड कर लिया था कि सर आर्मी ही ज्वाइन करनी है सर। और मेरे घर में सर कोई, माय फादर इज़ अ फार्मर सर, आई बिलोंग टू अ वेरी हम्बल फैमिली सर, एंड माय मदर इज़ अ होम मेकर सर। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि कहाँ से आया, कोई फैमिली बैकग्राउंड नहीं था सर आर्मी से रिलेटेड। बट ये बहुत फिक्स हो गया था सर 6-7 में आगे कि मैं आर्मी ही ज्वाइन करनी है। बाय द टाइम आई केम टू +2 सर, अगेन सर लैक ऑफ नॉलेज एंड कमिंग फ्रॉम Tier 2 सिटीज, स्मॉल प्लेसेस सर, ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है सर। आपको उस पीरियड ऑफ टाइम में सर IIT कैसे करनी है या CPMT कैसे करनी है, एवरीबडी कैन टेल यू इन द स्कूल ऑल्सो सर। मैंने अपने टीचर से पूछा कि सर मेरे को NDA करना है तो मैं कैसे करूँ। तो कुछ लोगों को तो पता भी नहीं था सर उतने टाइम तक कि NDA ज़्यादातर क्या होता है। धीरे धीरे थोड़ा पता करते करते सर आई अपीयर्ड फॉर NDA सर। उस समय तक मुझे ये नहीं पता था सर NDA के साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है सर। तो ऐसे करके सर मैंने अपीयर किया एंड सेकंड एग्ज़ाम अपीयर नहीं किया बिकॉज़ मुझे पता नहीं था कि दूसरी बार होता है। आई कुडन्ट अपीयर फॉर द एग्ज़ाम। तो NDA आई कुडन्ट क्लियर सर बिकॉज़ मेरा एज क्राइटेरिया उस समय तक आउट हो गया था सर। देन आई स्टार्टेड टूक एडमिशन इन ग्रेजुएशन सर। बट पेरेंट्स के पीछे बहुत प्रेशर था। जैसे सबको होता है कि सर इतना कंपटीशन डिफ़िकल्ट है तो आई शुड रादर परस्यू अ कोर्स जहाँ पर एटलीस्ट मेरी जॉब सिक्योर्ड हो और अश्योर्ड हो। तो सबसे ईजी ऑप्शन होता था उस समय सर कि इंजीनियरिंग का कोई भी कॉलेज ज्वाइन कर लो एंड एटलीस्ट वंस यू आर BTech कंप्लीटेड तो कुछ जॉब एटलीस्ट सिक्योर आपको मिल जाएगी। मेरे पेरेंट्स ने मेरा थोड़ा सा प्रेशर वैशर डाला तो मैं थोड़ा इनिशियली सबड्यू हो गया सर एंड वेंट एंड जॉइंड इंजीनियरिंग कॉलेज सर इन जयपुर। फिर 2 महीने के अंदर ही सर मैंने अपनी इंजीनियरिंग पैकअप कर ली सर और 2 महीने के अंदर सर फिर मैं वापस आ गया एंड आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि मतलब नहीं होगा इंजीनियरिंग, दिस इज़ नॉट दैट आई कैन डू। पेरेंट्स अपसेट थे सर इनिशियली बट देन दे अग्रीड। आई टूक एडमिशन इन कानपुर यूनिवर्सिटी सर एंड स्टार्टेड परसुइंग माय ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन कंप्लीट सर सेकंड थर्ड ईयर में था एंड स्टार्टेड अपीयरिंग फॉर द CDS एग्जाम सर। And luckily sir, in the very first attempt that I had appeared in the CDS sir, I was recommended from Allahabad and then got through the army sir, and since then serving in the army sir. इलाहाबाद के Yes. बहुत कम लोगों को देख सुना है मैंने जो एक्चुअली सिलेक्ट होते हैं। इलाहाबाद का भी अगेन सर मैं जब इलाहाबाद में बोर्ड में जा रहा था सर तो व्हेन आई स्पोक टू पीपल कि इलाहाबाद में SSBI है तो पहला रिएक्शन लोगों का ये था कि अच्छा ठीक है घूम के आ जा। तो वहाँ से सिलेक्शन रिजेक्शन बोर्ड जैसे बोलते थे उनके ऐसे अच्छे लोग वहाँ से select होते हैं। मैं भी वहीं का हूँ। या तो मैं गया सर, मतलब प्रॉब्ली यू रियलाइज ऑन अ लेटर पार्ट कि सर जब आप बहुत रिलैक्स्ड आप जाते हो उस फ्रेम ऑफ माइंड से तो यू परफॉर्म मे बी बेटर सर। एंड मे बी बिकॉज ऑफ दैट कि मेरे दिमाग में पहले से ये था कि शायद मैं सेलेक्ट नहीं होऊंगा, तो नथिंग टू लूज वाला आपके अंदर वो रहता है, तो यू परफॉर्म टू द बेस्ट एंड इज डाउट। एंड सर लकीली आई वाज रिकमेंडेड सर एंड गॉट थ्रू द एकेडमी। बट अभी मुझे पूरा विश्वास है कि कैप्टन मनोज पांडे सर का नाम सुन के और लोग बाग आपके इलाके में आपके गांव में आपसे मिल सकते हैं तो और इंस्पायर होंगे। बिल्कुल सर, लोग बाग जानेंगे ज़्यादा। सर मेरा भी सर एम यहाँ है एंड आप लोगों के यहाँ पर मुझे आने का मौका मिला है। आई एम रियली ऑनर्ड सर फर्स्ट ऑफ ऑल। और सबसे बड़ी चीज़ है कि सर आप लोगों के थ्रू मैं एक छोटी सी जगह से आता हूँ सर, वहाँ पर लोगों को बहुत ज़्यादा रीच मिलेगी, लोग शायद देखेंगे और ज़्यादा लोग इंस्पायर होंगे एंड शायद बहुत सारे यूथ आर्मी में जो आ पाएँ और उनको देखें कि जो लाइफ आर्मी के अंदर वो जी सकते हैं वो एक बहुत ही उम्दा, बेहतरीन और हर एक एक्सपीरियंस, हर नए एक्सपीरियंसेस, कॉम्बैट एक्सपीरियंसेस और दूसरी चीज़ों से भरी हुई है, जो आजकल यूथ को एक रश ऑफ ब्लड, एक एडवेंचर लविंग लाइफ बहुत ज़्यादा लोग इंस्पायर करती है। आई थिंक सर आर्मी से ज़्यादा उनको कहीं नहीं मिल सकती, कोई ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं कर सकती। तो उनके लिए भी सर एक अगर एम है कि अगर लोग थोड़ा सा इंस्पायर होकर अगर आते हैं तो दैट विल बी अ ग्रेट अचीवमेंट सर। सो थैंक यू सो मच अभिषेक, बीन अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विथ यू। विश यू ऑल द बेस्ट। आपको आपके राष्ट्रीय राइफल के सारे जो ऑफिसर्स मैन JCOs हैं वहाँ पे आपके रेजिमेंट में, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, सिख रेजिमेंट, सबको वी वुड लाइक टू जस्ट सैल्यूट एंड से जय हिंद। Thank you so much, sir. I'm really honored to meet you, sir. And again, sir, it was a great pleasure to have you both here and interact with you directly in person, sir.
So it was a great experience, sir. Thank you so much for giving me this opportunity, sir. Thank you, Abhishek, and do well. Thank you so much. Jai Hind. Very nice.